politicians, they are the most misunderstood category of people. Any kind of transformational change in a big country like India can only come through politicians. माया सिर्फ 13% लोग कहते हैं कि हम politics में हैं. Prime Minister Modi also categorized himself as that. In the US, this number is above 50. क्या chaos है पर political system में? I feel the rural areas where people are dependent on government, उनकी life बहुत change या determine होती है कि कौन सरकार में है. लेकिन आप और मुझे क्या कल डिनर खाओगे आप विल नॉट गेट डिटरमाइंड बाय हु इज द पीएम टू पावर यस्टरडे. इसीलिए अगर वीकेंड पे चुनाव होता है तो बॉम्बे और दिल्ली के लोग वीकेंड मनाने चले जाते हैं. बट फॉर अ लॉट ऑफ रूरल पीपल, वो क्या डिनर खाएंगे, वो डिनर खाएंगे कि नहीं खाएंगे, दैट गेट्स डिटरमाइंड बाय हु कम्स इनटू पावर. ये समझना है मुझे कि आपके नजरिए में क्या पॉलिटिक्स एक डर्टी गेम है या नहीं है? विनेश जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ नितिन, आप बताएं. सब बढ़िया. एक तो पहले तो बहुत बहुत थैंक यू आने के लिए, बिकॉज मुझे पता है कि आपको इतने लोग रीच आउट करते हैं आने के लिए, इतने मीडिया चैनल्स रीच आउट करते हैं, क्योंकि आईपैक पॉलिटिकल कंसल्टिंग में तो पाइनियर है पूरे कंट्री में, नॉट जस्ट कंट्री बट वर्ल्ड वाइड आपका नाम लिया जाता है कि जो भी पॉलिटिकल कैंपेन हो रहा है इसके बिहाइंड द बैक जो बैकबोन होती है, जो कैंपेन्स किए जाते हैं, जो कंसल्टिंग दी जाती है पॉलिटिकल पार्टीज़ को, वो सब आप पूरा का पूरा प्लान करते हैं. थैंक यू फॉर हैविंग मी नितिन. मतलब आई मीन ऑफ कोर्स बहुत सारे लोग रीच आउट करते हैं, बट देन आपका प्लेटफॉर्म एक वैसा प्लेटफॉर्म था वेयर आई थिंक द काइंड ऑफ क्राउड वी वुड लाइक टू एक्सप्लोर एंड स्पीक टू, दैट इज द परफेक्ट प्लेटफॉर्म वी थॉट एटलीस्ट यहाँ पे आके बात की जा सकती है. आपने ना एक, आपका मैं ट्विटर पढ़ रहा था, आपने उस पर लिखा है कि आई एम इटर्नल ऑप्टिमिस्टिक. क्या वाई और व्हाट एग्जैक्टली इज दैट? क्या मतलब है उससे आपका? I mean, this talks, I mean, it's more so about my nature. मैं कैसा व्यक्ति हूँ, पहली तो वही है. I always like to look at the positive side of the things. मतलब in the worst of the situation as well, there will always be a point which can be a positive. So that is what, when I personally understand it or what it personally means to me. But अब मैं context of work में अगर बताऊं तो आप अगर देखोगे तो पॉलिटिक्स या पॉलिटिशियंस जो भी इंडिया में है, जो हमारी डेमोक्रेसी है, उसका बेसिक टेनेंट है वो इटर्नल ऑप्टिमिज्म ही है. इसलिए क्योंकि कभी कोई जीतता है, कभी कोई हारता है, फिर कोई जीतता है, फिर कोई हारता है, कोई नया आता है, कोई पुराना फिर इलेक्ट होता है. बट वो साइकिल, जो चेन, जो भरोसा है भारत की डेमोक्रेसी पे लोगों का, जो लोग उसको पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो इलेक्ट हो रहे हैं, वो हमेशा कांस्टेंट है. There is no question mark on the optimism of India's vibrant democracy, and which you see around in India. मतलब इंडिया के सारे neighboring countries में देख लीजिए, दुनिया में वर्ल्ड ओवर में देख लीजिए. In fact, to some extent in the US also आप देख सकते हैं, which is a much more developed economy or much more older republic, older democracy. सब जगह क्वेश्चन मार्क है. हमारे यहाँ भी कुछ कुछ सवाल हैं, लेकिन इतना बड़ा देश होने के बावजूद जो eternal optimism towards democratic principles, eternal optimism, और जो ये मैं शब्द बोल रहा हूँ बहुत भारी भारी शब्द लग रहे होंगे, मतलब अगर कुछ सिंपल भाषा में मैं बोलूँ तो मतलब गांव में जो खेती कर रहा है, किसानी कर रहा है, उसको भी पता है कि मुझे हर 5 साल में एक मौका मिलता है वोट डालने का. वो जो उसके अंदर होप है ना, चाहे वो अच्छे के लिए जा रहे, चाहे गुस्से के लिए डाले कि अरे इसने मेरा ये काम नहीं करवाया, अब आएगा वोट, मैं देखता हूँ. ये है eternal optimism. That is how I see it. India's journey of democratic values, people जो गांव में है, जो अमीर है, जो गरीब है, और इक्वालिटी है, इक्वल है. मतलब मैं अगर आज बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ, बिजनेस वुमन हूँ, या एक बिल्कुल बेसिक सा काम करने वाला गांव में व्यक्ति हूँ, मेरा वोट एक ही है. So for me that is largely the essence of optimism, and that is what I live by also. So it matches in both ways what I do and in the field I am, and personally for me also, that is what ticks me and keeps on guiding me to do whatever I do. Anything made you like that? और by default शुरू से ही ऐसे हो आप? नहीं यार, डिफॉल्ट तो कुछ होता नहीं है, लेकिन सबकी ऐसा हुआ कि आप इतना फैक्ट्री सेटिंग होती है. आपकी फैक्ट्री सेटिंग कहाँ हुई? तो फैक्ट्री सेटिंग घर पे, हॉस्टल में. मैं क्लास 3 से 12 तक हॉस्टल में था. अच्छा.
तो ऑफ कोर्स Where? इन जबलपुर, मैं मध्य प्रदेश से आता हूँ, वहीं पे मैं हॉस्टल में था। आई कम फ्रॉम अ प्लेस कॉल्ड उमरिया, छोटा कस्बा है मध्य प्रदेश में, वहां से आता हूँ। तो पढ़ने के लिए आपको वहाँ सुविधा नहीं थी, तो पेरेंट्स ने तीसरी कक्षा से हॉस्टल में भेजा। तो आप ये कहिए मेरी फैक्ट्री सेटिंग वहीं से चालू हुई। लेकिन आप जो कह रहे हैं, ऑफ कोर्स टू सम एक्सटेंट इस काम में आने के बाद probably this has grown much more. I found more meaning in what I do. So my belief into this optimism is something which has ever grown only. घटा नहीं है, बढ़ा ही है। जितना भी मैंने देखा है, बहुत सारे naysayers, बहुत डिफिकल्टी, अप्स एंड डाउन्स, मतलब ये जो काम भी करते हैं, मतलब समझाना ही बहुत मुश्किल है किसी को कि क्या करते हो आप, मतलब पेरेंट्स को ही समझा पाना बहुत मुश्किल है। अब समझा दो हमें कि एग्जैक्टली करते क्या हो आप। दुनिया को अगर आपको बताना हो कि आईपैक जो आपकी कंपनी आपने शुरू की क्या करती है वो। यार क्या करती है, मतलब हम, फर्स्टली आई वुड लाइक टू से आईपैक एज अ कंपनी, एज एन ऑर्गेनाइजेशन, एज अ प्लेटफॉर्म इज अ वर्क इन प्रोग्रेस। मतलब पहले तो वर्क इन प्रोग्रेस है, 10 साल हुआ है करीब करते हुए जो भी कर रहे हैं आप। वी हेल्प पॉलिटिशियंस, पॉलिटिकल पार्टीज, लीडर्स in creating a value और creating a system for them, जहां पे जो भी चुनाव या इलेक्शन से रिलेटेड चीज है उसमें जितनी भी ज्यादा हम हेल्प कर सकते हैं वो हम करते हैं, एंड दैट इज अ 360 डिग्री हेल्प। जनरली द मिसकंसेप्शन अबाउट आईपैक ऑर्गेनाइजेशन लाइक आवर्स इज कि ये सोशल मीडिया वाले लोग हैं, इनको सोशल मीडिया आता है, बट आवर वैल्यू और आवर यूएसपी इज वर्किंग ऑन द ग्रास रूट्स। वो समझ डेवलप करना, ग्रास रूट्स की अंडरस्टैंडिंग, एंड एज अ फोर्स मल्टीप्लायर काम करना किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या लीडर के लिए। सो ये जो पूरा कॉम्बिनेशन ऑफ पैकेज है, एज अ, मतलब फॉर अ लैक ऑफ बेटर वर्ड मैं आपको कहूंगा कि पॉलिटिकल कंसल्टिंग है हम, बट इट्स फॉर अ लैक ऑफ बेटर टर्म। अगर मिलेगा तो वी विल श्योरली वांट टू रीडिफाइन इट 100%। तो ग्रास रूट लेवल पे जब आप काम करते हो तो मतलब आप समझते हो, पहले लोग आपके टीम जाती है, अंडरस्टैंड Yes, करती है yes. कि लोगों की दिक्कतें क्या है, Yes. क्या फेस कर रहे हैं Yes, चैलेंज। yes. बेसिस दैट यू क्रिएट मैनिफेस्टोज। हाँ, नॉट जस्ट अपना मैनिफेस्टोज। प्रोसेस समझाओ पहले एक बार। प्रोसेस समझाना हो तो देखिए, जैसे अगर कोई भी स्टेट में गए तो सबसे पहला तो प्रोसेस का चैलेंज ये आता है कि मतलब मेरी जो उम्र है, जिसको भी हम कंसल्ट या हेल्प या असिस्ट करने जा रहे हैं, उतनी उनकी पॉलिटिकल करियर होता है। ठीक है, तो मैं 36, 37, 35 साल का हूं, उतना उनका पॉलिटिकल करियर होगा। तो सबसे पहला चैलेंज तो यही है कि आप अपनी उम्र के बराबर जिनका उनका करियर उतना है, वहां पे कैसे आप you create value there, because they have the luxury of experience. करेक्ट। How do we overcome it is by hard work. There is no replication for that. मतलब मैं उनके 35 साल के, 36 साल के, 37 साल के एक्सपीरियंस को ओवरकम नहीं कर सकता जाके कि अरे मुझे पता है, मैं बताता हूं कि आपके एरिया में कैसे पॉलिटिक्स होती है या आपको कैसे किया जा सकता है। तो वो हार्डवर्क से ही ओवरकम हो सकता है। एंड इट्स नॉट जस्ट एट माई लेवल, एवरीबडी हु वर्क्स इन द ऑर्गेनाइजेशन, एवरीबडी हैज टू पुट इन दैट एक्स्ट्रा बिट टू अंडरस्टैंड दैट। तो अगर पहला स्टेप मुझे आपको बताना हो हमारे काम का, तो ऑफ कोर्स फर्स्ट इज अंडरस्टैंडिंग द स्टेट। पहले एक पॉलिटिकल पॉलिटी क्या स्टेट है, क्योंकि वी हैव वर्कड इन स्टेट्स वेयर डिफरेंट लैंग्वेजेस और इंडिया इज डाइवर्स, कहीं एक जैसी चीज होती नहीं, वहां का सोशो पॉलिटिकल सारा इकोसिस्टम समझना, ये पहला स्टेप होता है। ऑफ कोर्स टीम जाएगी ग्राउंड पे, समझने की कोशिश करेगी, यू वी यूज मॉडर्न टूल्स ऑफ सर्वे, अंडरस्टैंडिंग। सो ये सारी चीज कॉम्बिनेशन में पहले तो समझ डेवलप करना होता है। फिर उसके बाद आप जो भी आपकी पार्टी या लीडर जिनके साथ आप काम कर रहे हो, उनको आपको एक सोल्यूशन फ्रेमवर्क या कहिए किसी तरीके का एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपको दिखाना होता है कि ये समझ में आया है हमको, ये जनता की प्रॉब्लम है। हाँ जनता की प्रॉब्लम है, ये पार्टी की आपकी प्रॉब्लम है, क्योंकि सिर्फ जनता ही की प्रॉब्लम जरूरी नहीं है, ये पार्टी की भी आपकी प्रॉब्लम है, इस तरीके के लोग ठीक नहीं है, ये ठीक है, एक्सेट्रा। मे बी दिस इज, इट कुड ऑल्सो इंक्लूड कि एज अ लीडर कोई चीफ मिनिस्टर है, कोई प्राइम मिनिस्टर है, तो उनका परसेप्शन क्या है लोगों के में, मतलब वी एक्ट एज अ इंडिपेंडेंट फीडबैक मैकेनिज्म। तो पहले तो वो समझ डेवलप करके वो एक फ्रेमवर्क बनाना कि ये आपकी 5 दिक्कतें समझ में आ रही हैं, फिर उसके बेसिस पे एक स्ट्रैटेजी बनाना, जिसके जो जनरली वी टेक अप कैंपेन्स व्हिच आर 1.5-2 years बिफोर द इलेक्शंस। तो उसके बेसिस पे एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी बनाना कि भाई ये 5, 7, 10 चीजें समझ में आ रही हैं जो ठीक करनी होंगी हमको, इफ we go into re-election, which places you in the best possible situation to come back into power if you are
एन इनकम्बेंट, आप चैलेंजर हो तो उस हिसाब से आप देखोगे वहां जाके कि भाई क्या ऐसी चीजें हैं जो आप बोलिए, क्या ऐसी चीजें हैं जो लोग आपसे सुनना चाहते हैं, विच कैन चैलेंज द करंट इनकम्बेंट एंड यू कैन रिप्लेस देम. That is the first step, and then gradually the team builds, and then you create a what you call a 360-degree campaign around it. When I say a campaign, it includes data, technology, it includes media, social media, it includes people at the grassroots level who say become force multipliers of a political party at every level. When I say every level, जैसे भी मैंने explain किया कि एक विधानसभा स्तर से लेके एक स्टेट लेवल तक हर जगह कहीं ना कोई IPAC का मेंबर एज एन अटैचमेंट, एज एन अटैचे विल बी देयर to help the political party improve their efficiency. By no means I would like, I mean this is a caveat I would want to say कि मतलब हम लोग जो भी काम करते हैं उसके बहुत अपने अपने वर्जन्स हैं और बहुत लोगों ने बहुत सारे वर्जन्स बाहर भी निकाले. आई थिंक वी आर एट मैक्सिमम वर्क ऑन मार्जिन्स. मतलब हम पॉलिटिशियन नहीं है, वी आर पीपल हु हेल्प देम टू इम्प्रूव देयर सिस्टम, टू इम्प्रूव, सी व्हाट लिटिल इम्प्रूवमेंट can come from efficiency of professionals like us. That is what our job is. We are force multipliers. मतलब हम वो हैं जो कह लीजिए आपकी मतलब पॉलिटिकल इकोसिस्टम को आप देखोगे तो केओस है, थोड़ा सा ऑर्डर लाने की कोशिश करते हैं केओस में, और वही डिफरेंस होता है हमेशा हार और जीत में. That is what in summary we do. क्या केओस है पर पॉलिटिकल सिस्टम में? अभी केओस की बात कर रहे हैं हम. अनऑर्गेनाइज्ड है. मतलब जैसे say for example, it's not a company where everybody has to punch in at 9 and punch out at 5 p.m. It's a amalgamation of people जो किसी belief, किसी ideology, किसी leader उससे जुड़े हैं. कोई किसी का employee नहीं है वहां पे. So वो अपनी स्वेच्छा से जुड़े हुए लोग हैं. And because they feel that they can contribute, and this is from a village level to a state level or to at the national level. So automatically when you have such a large collection of people who are bound by different things, some are bound by ideology, some are bound by because they see a particular leader and they like it, maybe at a state level, some are only bound because they feel that this party, what kind of work they do, or this leader, what is that they've given to them, इसलिए उनके से जुड़े हुए हैं. कई इसलिए जुड़े हुए हैं क्योंकि उनके परदादा या फैमिलीली उनसे जुड़े थे, तो उनको कुछ उसके बियॉन्ड सोचना नहीं है कि नहीं हमारे पिताजी, हमारे ग्रैंडफादर, हमारे उनके सारी पुश्ती ने इनको वोट दिया था तो इसलिए हम जुड़े हुए. तो सबका अपना अपना रीजन है. जैसे ही आप एक स्ट्रक्चर में लेके आते हो लोगों को, तो सबसे बड़ा केओस तो यही क्रिएट होता है. और इस केओस में काम करना, इस केओस में एफिशिएंसी लाना, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी, किसी भी पॉलिटिकल लीडर या कोई भी जो सिस्टम में काम करेगा, इट विल बी अ चैलेंज. इट्स स्टिल ऑर्गेनाइज्ड, बट इट्स नॉट organized to a level where one can say that 100% efficiency or say maximum efficiency is improved. So when people like us go, or professionals work with politicians or political leaders or political parties, that is what we try to do. थोड़ा उन्हीं की समझ को बेहतर बनाने की कोशिश. मेरी समझ किसी चीफ मिनिस्टर से उसके स्टेट के बारे में ज्यादा नहीं हो सकती, बट उनकी समझ को कैसे बेहतर यूज कर सकता हूँ. एक चीफ मिनिस्टर की समझ है और एक मान लीजिए जो बूथ का कार्यकर्ता है उसकी समझ है, उस दोनों को कैसे मैं मैच कर सकता हूं और एक बेस्ट सोल्यूशन निकाल सकता हूं. इट्स अ सोल्यूशन ओरिएंटेड गेम. कोई फिट फॉर्मूला नहीं है. अगर मैं बोलूं तो आप एक किस्म से बर्ड्स आई व्यू देते हो, होलिस्टिक अप्रोच देते हो जो चीफ मिनिस्टर है या नेशनल पार्टी है जिनके साथ भी आप काम कर रहे हो, कि आपके स्टेट में जो आप शायद ओवरलुक कर पाए मे बी बिकॉज आपके पास बहुत सारे काम है, तो हम आपको ग्राउंड रियलिटीज दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप उसको यूटिलाइज करके बेटर डिसीजंस ले सको, बेटर डिसीजन मेकिंग कर सके अपने लिए, पार्टी के लिए, अगर आप पावर में है तो उस स्टेट के लिए, अपनी पार्टी के लोगों के लिए, और अपने पॉलिटिकल पार्टी इकोसिस्टम को बेहतर चलाने के लिए. From a point of view of elections. Correct. Of course. Ground understanding, because one more important thing to understand here is कि we don't have a stake in the game. मतलब मैं एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन हूँ. आपको तो पैसा मिल गया. हाँ, मतलब पैसे से काम कर रहा हूँ, मेरी एक फी है वो आप दे रहे हो. मेरे को वहाँ विधायक नहीं बनना है, मुझे वहाँ पे सरपंच नहीं बनना है, वहां पे मुझे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट नहीं बनना है पार्टी का. आप पॉलिटिकल इकोसिस्टम को देखेंगे, इट्स अ चैलेंज आल्सो. इट्स सेल्फ रिपोर्टिंग मैकेनिज्म. मतलब एक जो लोएस्ट लेवल का कार्यकर्ता है, जहां पे कार्यक्रम हो रहा है, मान लीजिए एक गांव में कोई सभा हुई फॉर एग्जांपल, उनसे पूछा गया कि भाई कितने लोग आए थे, तो अब द पर्सन हु इज ऑर्गेनाइजिंग दिस इवेंट
इज ओनली जजिंग हिमसेल्फ और हरसेल्फ नो। जो रिस्पॉन्सिबल है वही बता रहा है कि हाँ तो 50 का 70, 70 का 100, 100 का 200, 200 का 500 ऐसे। दिस इज अ वेरी जनरल ट्रेंड। सो व्हेन एन एजेंसी थर्ड पार्टी इन्वॉल्व्स इटसेल्फ, तो फॉर अस टू सी कि यार 50 है तो भाई 50 ही बोलना है, इसको 70 या 100 नहीं बोलना है। दैट इज वेयर वी क्रिएट अ डिफरेंस, बिकॉज दिस इंफॉर्मेशन फ्लो of the ground reality always becomes a challenge. करेक्ट। Always becomes a challenge. And ये बड़े लीडर्स के लिए, किसी भी लीडर के लिए चैलेंज है। मतलब नॉट जस्ट इन पॉलिटिक्स, आप कंपनी ले लो, कंपनी का अगर सीईओ आएगा, फाउंडर आएगा, तो उस दिन सब उस ऑफिस में सब चीज साफ सुथरी होगी, सब चकाचक होगा, कॉफी पूरी अच्छे से होगी, सारे आपके लोग ड्रेस पहन के आ रहे होंगे, सब कोई टाइम पे आ रहे होंगे। लेकिन जब वो नहीं रहेगा तो फॉर श्योर इट डज नॉट रन लाइक दैट। इट श्योरली इट डजंट रन लाइक दैट। देयर इज अ गैप बिटवीन व्हेन सम, सो if there is a third person who can independently do that for you, to make your decision making better, to make your processes and systems better, so that is what largely we do. बट ये समझना है मुझे कि आपके नज़रिए में क्या पॉलिटिक्स एक डर्टी गेम है या नहीं है? I mean, from my personal opinion, I don't think so one can say that it's a dirty game per se. मतलब एक एग्जाम्पल आपको दूं, अगर बिजनेस है, दो बिजनेस हैं आपस में राइवल हैं, या इंडिविजुअल्स हैं जो राइवल हैं, दे हैव टू compete among each other. Would they not do whatever is under the sun to beat the other person? I mean, हर तरीके के हथकंडे अपनाए जाएंगे to come out better. Good, bad and ugly, everything involved. And if that is, or that kind of a thing is done in politics, so then it is said it's a dirty game. तो then क्या हर बिजनेस, जितनी भी बिजनेसेस में आपस में छीटाकशी होती है, या किसी कंपनी में होती है, या किसी और फील्ड में होती है, तो वो सब डर्टी हो जाते हैं? आई डोंट थिंक सो। एटलीस्ट मैं इतना सिंपलिस्टिक व्यू नहीं रखूंगा किसी भी चीज का। अगर कोई दो बिजनेस आपस में compete कर रहे हैं या आपस में लड़ भी रहे हैं, if there are differences, you see deployment of all kind of mechanism, legal, आज तो सोशल मीडिया का जमाना है, तो सोशल हर तरीके की चीज आपको देखने को, एंटी पीआर कैंपेन्स होते हैं, बहुत कुछ होता है, बहुत कॉमन है ये। तो क्या कल के दिन उठ के कह देते हो आपकी नहीं ये तो डर्टी गेम है, बिजनेस नहीं करना चाहिए? व्हेन सच अ थिंग इज अप्लाइड और इज डन इन पॉलिटिक्स, देन दिस क्वेश्चन अराइजेस दैट इज पॉलिटिक्स अ डर्टी गेम? तो क्यों होता है फिर? सिर्फ पॉलिटिक्स के लिए क्यों होता है ये? आपने बहुत अच्छी चीज बोली है कि यार बिजनेस में कोई नहीं कहता, पॉलिटिक्स में इसको टैग दे देते हैं। हाँ। क्यों है ऐसा कॉनोटेशन? मतलब माय अंडरस्टैंडिंग, जो मेरे समझ की बात है, वो ये कहूंगा कि ऐसा इसलिए भी होता है शायद, दैट आई मीन पॉलिटिशियंस एंड पीपल हु आर इन पॉलिटिक्स, उनका औहदा थोड़ा लोग अबव मानते हैं। आई मीन यस, बिजनेसेस एंड बिजनेस पीपल और एनी अदर फील्ड, क्रिकेटर्स, Bollywood stars, and everybody influences people. True. And there is a place for them in our country, and a very sacred place for some of them, for the most of them. True. Politicians, एक तो पहले मुझे ऐसा लगता है कि they are the most misunderstood category of people in our, and especially among the educated class. That is, I mean, I know I'm saying something which would not go down right with a lot of people, but I think they are the most misunderstood. बहुत binary misconceptions है, अच्छा बुरा खराब, बहुत बढ़िया बहुत खराब, और कोई नुआंस नहीं है। लेकिन हम मतलब अगर वहीं हम क्रिकेट टीम का अगर जजमेंट करते हैं तो पूरा नुआंस हम लाते हैं कि नहीं, विराट कोहली ने 30 रन बनाए ये, लेकिन 50 बॉल पे बनाए ये बहुत अच्छा है। किसी मैच में उसने 30 बॉल पे 70 बनाए ये बहुत अच्छा है। तो ये नुआंस हम तुरंत ले आते हैं। बिजनेस में देखते हैं तो सब में ले आते हैं, बट पॉलिटिक्स में हमें बस अच्छा और बुरा ही दिखता है कि ए लीडर है तो बहुत अच्छे हैं, बी है तो बहुत खराब है। अब जो बहुत खराब है उनमें कुछ अच्छा ही नहीं हो सकती, और ए जो बहुत अच्छे हैं उनमें कुछ बुराई नहीं हो सकती। पोलराइजेशन बहुत है। हाँ, मतलब ये जो समझ है मुझे लगता है बहुत लिमिटिंग है। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग इट्स द वन ऑफ द मोस्ट मिसअंडरस्टूड कैटेगरी ऑफ पीपल, और कैटेगरी ऑफ पीपल हु इन्फ्लुएंस अ लॉट ऑफ थिंग्स। एंड आई एम नॉट सेइंग दैट देयर विल नॉट बी कॉन्स इन दैट। I mean, there will be a lot of things which will be wrong, and there could be a lot of things which one can point and say कि भाई ये गलत है, but so in other fields as well. But because उनका पावर या उनका स्टेचर इतना बड़ा है, और पब्लिक आई में वो ज्यादा डील करते हैं डे टू डे बेसिस पे, that their even minute flaws get to तो इतने बड़े लेवल पे दिखाई दे जाते हैं।
कहाँ खाने जा रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, किसकी पूजा कर रहे हैं, इंसान है तो खाना तो खाएगा ना भाई। किसकी पूजा कर रहे हैं. All of this is under public scrutiny. All of this, and there is a motive attached to it. अगर आप ये दिखा रहे हो कि मैं एक लीडर हूं, मैं मंदिर गया, मस्जिद गया, गिरजाघर गया, गुरुद्वारा गया, अगर वहां पे रुक जाए बात तो ठीक है, लेकिन उसका एक कॉनिटेशन है. एंड आई एम नॉट टू से दैट everything is to be blamed on the people who are showing this. There is a part of that blame also is on the political set of people, but they are always kept in this high regard. There is a lot of hope attached to it. That is why I think there is a lot of this kind of scrutiny and this binary understanding कि अच्छे तो वो बुरे. मतलब कोई दोनों अच्छे नहीं हो सकते. And probably I think as our democracy और हम थोड़े और इवॉल्व होंगे और थोड़ी समझ आएगी और थोड़े बेहतर लोग आएंगे who are relatable to us, then possibly I think this will change and hopefully this should change. But do you think professionals, people like हम CEOs की बात कर रहे हैं, right? You think people like them are now getting into politics or more eager to get into politics? Have you seen the trends changing? Yes, there is a certain trend change for sure. Not just people entering into politics, but among the youth, people interested to be participating in politics. But what triggers them? I mean, triggers could be multi-level. I mean, ultimately, this is what my understanding is. Any kind of transformational change in a big country like India can only come through politicians and their will. Transformational. मतलब सब कोई every field can contribute and is contributing. But in a transactional way. In a very transactional way. But transformational change अगर लाना है आपको, तो वो तो एक कोई politician या political class led होगा, तो बहुत तेजी से बहुत जल्दी होगा. चाहे अच्छे के लिए हो चाहे बुरे के लिए हो. I'm not saying कि सब अच्छे. आउटकम तो बात की बात है. आउटकम तो बात की बात है. बट वो अगर किसी को भी लाना है तो वो वहीं से आता है. मतलब आप बिजनेस चला लीजिए, आप क्रिकेटर हो लीजिए, आप कुछ भी हो लीजिए, यू कैन बी इन एनी फील्ड एंड यू विल हैव ह्यूज इन्फ्लुएंस. बट आई थिंक जो ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज लोगों के जीवन को बेहतर करना या बुरा करना, जो भी whoever chooses what, वो तो एक पॉलिटिकल कमान जिसके हाथ में, वो बात अलग है. हाँ, जिसके हाथ में कमान है, डेमोक्रेसी की यही ब्यूटी है, वो बहुत चेंज ला सकता है. एंड आई सी पॉसिबली पीपल सी दैट, एंड पॉसिबली अमंग द यंग पीपल दे सी दैट, क्योंकि सबके अंदर वो कहिए आप उबाल है कि भाई कुछ करना है, कुछ अच्छा करना है. दैट इज व्हाई यू सी दैट एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट इन इंडिया एंड इंडियन पीपल टू बी अ लॉट देन एनी कंपैरेटिवली एनीवेयर. एंड आई एम श्योर देयर इज अ सेक्शन ऑफ पीपल विद इन दैट ओनली जो चाहता है कि यार कुछ करे, कंट्रीब्यूट करे, अपने आसपास के लोगों के लिए कंट्रीब्यूट करें. एंड प्रोबेबली दे सी पॉलिटिक्स एज अ और बीइंग इन पॉलिटिक्स एज वन ऑफ द वेज ऑफ डूइंग इट. और आपने प्रोफेशनल्स की बात करी इन पॉलिटिक्स, तो दैट ट्रेंड ऑफ कोर्स इज चेंजिंग. मतलब जस्ट टू गिव यू अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग, अभी करंट हमारी जो लोकसभा है उसमें करीब 30% जो हमारे एमपीज हैं, उन्होंने अपना प्रोफेशन एग्रीकल्चर या एलाइड उसमें रखा है. कि मतलब 30% लोग उसमें, 15% के आसपास लोग हैं आई थिंक हु से दैट दे आर फ्रॉम बिजनेस. अच्छा. फ्रॉम द फील्ड ऑफ बिजनेस. 13-14% लोग हैं जो अपने आप को एज अ सोशल वर्कर और एज अ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट कहते हैं. 6% हैं जो अपने आप को लॉयर या उनके पास लॉ की डिग्री है, उन्हें कभी लॉ प्रैक्टिस किया हुआ. एंड देन देयर इज अ फर्दर डिवीजन. सो from that point of view, and now if I draw a comparison to say a US Congress, वहां पे 30% ऐसे लोग हैं जो अपने आप को कैटेगराइज करते हैं as people or are either founders or big executives of companies, corporations who have run companies, who have done that kind of work. मतलब जो नंबर 15% है इंडिया में, वो यूएस में 30 है. हाँ, वहां पे भी 2 हैं, वहां पे भी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और सेनेट है. दोनों का एवरेज आप मिला लोगे तो 30% के पास आएगा. वो डबल हो गया ना. डबल हो गया. इसमें एक इंटरेस्टिंग बात सबसे ज्यादा ये है कि हमारे यहाँ सिर्फ 13% लोग कहते हैं कि हम सोशल वर्कर हैं या पॉलिटिक्स में हैं. सिर्फ 13. इन द यूएस दिस नंबर इज अबव 50. अच्छा. Because this is what my understanding is, that probably the recognition of politics as a profession is much more higher in a developed economy or in a developed country like the US as compared to India. इन 13% जो मैं बोल रहा हूं जो अपने आप को सोशल वर्कर या करियर पॉलिटिशियन कहते हैं, उसमें
Prime Minister Modi also categorized himself as that. But there are still, say, about 80% of the people who are from different fields. जो अपने आप को एग्रीकल्चर में कह रहे हैं, मेडिसिन में कह रहे हैं, which is not incorrect, which is correct also because that is what they feel. But the recognition of the fact that politics can be as a career be recognized in a country like India, that's a huge difference. बट परसेप्शन में भी फर्क है कि जैसे इंडिया में बोला कि यार यहाँ पे लोग बहुत पोलराइजेशन तरीके से सोचते हैं कि पॉलिटिशियन बैड है, एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ. क्या यूएस में अभी आपने, क्योंकि ये नंबर 50% है, आपने बोला भी कि क्योंकि वहाँ पे करियर को एज अ पॉलिटिक्स करियर रिस्पेक्ट माना जाता है. हाँ, क्या ये परसेप्शन लोगों के माइंड में है कि वहाँ थोड़ा रिस्पेक्टेबल जॉब माना जाता है उसको? मुझे लगता है अभी भी ये मैं नहीं कहूंगा कि वहां ज्यादा रिस्पेक्टेबल माना जाता है या यहाँ ज्यादा रिस्पेक्टेबल माना जाता है. आई थिंक बोथ, इफ आई वर टू इक्वेट, आई थिंक बोथ प्लेसेस विल बी इक्वल. वहां ज्यादा प्रोफेशनल माना जाता है. इट्स अ जॉब यू आर डूइंग. हियर इट कम्स फ्रॉम अ प्रोसेस ऑफ सोशल सर्विस. इट्स अ सर्विस कि अगर आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या लीडर, बड़े लीडर उनको सुनेंगे तो उनका जो बेसिक टेनेंट रहेगा कि ये तो सोशल सर्विस है. Or difference in a developed economy like US would be that they will say this is a job. We are working. We are working for the country. And in India, of course, there is a tenet of that, but overarching theme हमेशा ये रहेगी कि यार ये तो social service. आपका लिए भला कर रहे हैं. हाँ, ये तो भला का काम है. इससे थोड़ी ना पैसे बनते हैं. इससे थोड़ी ना मेरा कोई घर चलता है. And that is how I think, and gradually I think the perception is changing in India. ऐसा नहीं है कि change नहीं हो रहा है. But of course, there are miles to go for that. बट क्यों डिफरेंस है ऐसा? मतलब यूएस में अगर लोग इस चीज को प्रोफेशन की तरह देखते हैं वर्सेस इंडिया में लोग इसको थोड़ा सोशल सर्विस के एंगल से देखते हैं, ऐसा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन या परसेप्शन क्यों है? आई थिंक जो हमारे बेसिक टेनेंट्स रहे हैं ऑफ डेमोक्रेसी, ऑफ रिपब्लिक, हाउ वी हैव बीन बॉर्न and what is, it's always based on, and it's not that is not in the US or any other country for that fact of matter. I think ऐसा लोगों को दिखाया गया है, बताया गया है या ऐसा सोचा गया है कि ये तो एक अच्छा काम है. मतलब it is equated as a good deed. Being in politics, being of service to people is of good deed. Although as a job, it's like a very socialistic thing to say. A very socialist thinking है कि अगर किसी चीज के लिए आपको मोनेटाइज हो रहे हैं या इफ यू आर बीइंग पेड, दैट मीन्स इट्स नॉट अ पब्लिक सर्विस. आई थिंक वो टेनेट्स अभी भी इंडिया के थॉट प्रोसेस में, हमारे थिंकिंग में, हमारे पॉलिटिकल क्लास के थिंकिंग में, हमारे लोगों के थिंकिंग में वो है. तो मोनेटाइजेशन में फर्क है क्या इंडिया वर्सेस यूएस? बहुत ज्यादा. इंडिया वर्सेस यूएस क्या, इंडिया वर्सेस ब्राजील, इंडिया वर्सेस एनी कंट्री. आई थिंक आवर पॉलिटिशियंस would be the least or one of the least paid politicians in the world. I mean, just to give you a very small example, BRICS की हम बात करते हैं, BRIC nations हैं, developing economies and developed economy, Brazil, Russia, South Africa, India. So, इनके ही comparison में, India is the biggest economy among all of this, at least the BRICS nations. Correct. Most of the parliamentarians, the member of parliaments in their respective countries, are at least paid double or triple the amount what an Indian parliamentarian makes today. After purchasing power parity adjustment. हाँ, मतलब कैसे भी देख लो आप, कैसे भी देख लो, however you want to do. क्योंकि लोग इस पे कमेंट कर देंगे यार, आप तो डॉलर को इंडिया से कंपेयर कर रहे हो. बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ. और वैसे भी किसी भी ब्रिक्स नेशन में डॉलर नहीं है. मतलब जस्ट बिल्कुल कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहा हूँ. बिल्कुल पैरिटी पावर आप देख लो, जो पीपीपी के हिसाब से देख लो, कैसे भी देख लो आप, तो भी वो डबल है, डबल ट्रिपल होगा आपको. ये आप एनीबडी कैन गो एंड चेक दैट डेटा एंड फाइंड दैट आउट. इट्स नॉट अ सीक्रेट, इट्स समथिंग व्हिच इज आउट इन द ओपन, बट इट्स नॉट इनफ टॉक्ड अबाउट, इट्स नॉट इनफ डिस्कस्ड अबाउट. अब अगर मैं यूएस से कंपेयर करूं, एक छोटा सा और एग्जांपल, यूएस में एक सेनेटर को या एक पार्लियामेंटेरियन को जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में बैठता है, उसको कम से कम 15 से 17 अपने साथ ऑफिस स्टाफ रखने का अपॉर्चुनिटी है, या कहीं ना कहीं कवर्ड है वो कॉस्ट, बिकॉज दे फील दैट फॉर देयर एमपीज और देयर रिप्रेजेंटेटिव्स टू वर्क बेटर और सर्व द पीपल बेटर, दैट इज समथिंग व्हिच इज बेसिकली इज द बेसिस रिक्वायरमेंट ऑफ वो है. हमारे यहाँ एक मीगर एक जन का शायद आप उठा के देखेंगे उनका, तो आई थिंक 60 या 70 हजार रुपए हमारे एक एमपी को अलॉटेड होता है फॉर द assistant or any kind of help which they seek. So
I feel it. Yes, of course. If you look it from outside, we do. There is a lot of perks which every Indian parliamentarian gets. There's no denying about that. But ये सब चीज आप include कर दो, तो भी I don't think so. They are consummated, or I mean, they are given the right amount, or it should, or it forces or makes people think it as a career. मतलब वो हमेशा उसी तरीके से देखा जाता है कि ये तो मिल रहा है आपको, क्योंकि आप भलाई कराई में अब इससे ज्यादा आप क्या लोगे. It's not seen as a job. It's seen more like a charity It's income. more of a charity income. और I empathize with that at least. और ये मैं किसी एक पार्टी या किसी का आइडियोलॉजी नहीं, सबकी है. It's a common issue across all. इंडिया का एक एमपी करीब 18 से 20 लाख लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है. इनफैक्ट इससे ज्यादा ही होगा. अगर उसे मिलना भी है इसके एक सर्टेन परसेंटेज से, उसकी पार्लियामेंट जो है वो मतलब 200-300 किलोमीटर के रेडियस में फैली हुई होगी. उसको एक कोने से दूसरे कोने में जाने में लार्जली स्पीकिंग 2 से 3-4 घंटे लगेंगे. इससे मिलना भी है. सो is that some, I'm not saying it's good or bad. What I'm saying is this is a question we should ask and people should know कि क्या ये सही है. अगर कोई कंपनी को ये करना होता तो सही क्या, छोड़ो पॉसिबल भी है. हाँ, तो क्या ये कंपनी इस पे नंबर लगा पाती कि हाँ यार ये जो दे रहे हैं ना एकदम सही है. 50,000 60,000 या 1 लाख रुपए में आप घूम सकते हो, अपने लोगों से मिल सकते हो, समझ सकते हो. सो आई थिंक दीज चैलेंजेस और दीज थिंग्स आर स्टिल येट टू बी करेक्टेड. दैट्स व्हाट आई फील. अगर ये चीजें करेक्ट होंगी या अगर होती हैं आगे इन फ्यूचर, फॉर श्योर आई एम श्योर दैट देयर विल बी अ लॉट ऑफ पीपल हु विल Want to get into it. into politics. I mean, since I am doing this for 10 years, the first question which people ask is कि भाई politics में जाना है तो you should have an alternative source of income. Why should that be the case in India? True. In US nobody is saying ना that you should have an alternative source of income. वरना politics कैसे करोगे? ये सबसे पहला सवाल है या सबसे पहला जवाब. कोई भी पॉलिटिशियन आप किसी से भी पूछ लीजिए, बोलेगा नहीं भाई अपना आप रहने खाने का तो व्यवस्था करके रखना, तभी इसमें जाना है, ये सब छोड़ के मत जाना. And whoever is entering, they have created that kind of opportunity, corpus or opportunity for themselves, that उनके रहना खाना और एक certain lifestyle is managed. So that is a entry barrier, I feel. अगर वो well compensated हो, अगर 18 लाख 20 लाख लोगों को चलाने के लिए उनकी इच्छाएं, उनकी एस्पिरेशंस और उनको रिप्रेजेंट करने के लिए एक पार्लियामेंट बना है, अगर वो एक सीईओ के तौर पे ट्रीट हो एक पार्लियामेंटेरियन, तो और उसी तरीके से उसका lucrative perks हो, lucrative career option हो वो, तो क्यों नहीं लोग जाना चाहेंगे? There will be more people. But having said this, I'm still very confident there are more and more people who are wanting to do this, despite all of this. But this is just one example which comes into my mind whenever I talk about this. कि कोई भी आता है तो सबसे पहला ख्याल ये कि भाई अपना एक alternative source of income आप रख लेना यार, तभी इस चीज में कूदना. Do these MPs also feel that way कि यार ये बहुत गलत चीज़ है? ये तो आपका तो ओपिनियन मेरे को समझ में आ गया, बट क्या कलेक्टिवली एमपीज का भी ओपिनियन यही है कि भाई बहुत ये इसको ठीक होना चाहिए इस सिस्टम को? I mean, I would not say that I've spoken to anybody about this largely, but I mean it's a general sense that when we can, I mean हम बहुत खुश हैं कि हमारे businesses, हमारे startups, हमारे लोग जो startups में काम कर रहे हैं, they are earning this much of salary. Not in India, people who are managing bigger companies across the world, उनको ये salary है. अब कंपैरिजन देख लो ना, अगर इन्फोसिस है या टीसीएस है, उनके 5-6 लाख एम्प्लॉइज हैं, अब उसके सीईओ की सैलरी कितनी होगी? Exactly. वर्सेस एन एमपी जिसको 1-1.5 लाख रुपए मिल रहे हैं. 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख आप कर लो ज्यादा से ज्यादा. तो उस हिसाब से तो बहुत कम डिफरेंस है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है, सॉरी, बहुत ज्यादा डिफरेंस है. और सबका वहाँ एक टाइम फिक्स्ड है ना, वही एक कोई भी प्रोफेशनल सेटअप 7 दिन 24/7 दैट्स योर लाइफ. अवेलेबिलिटी रखनी पड़ेगी. अवेलेबिलिटी, आपने फोन नहीं उठाया तो अगली बार आपको वोट नहीं मिलेगा. आप मिले नहीं लोगों को तो आपको वोट नहीं मिलेगा. सही बात है. सो दैट दीज आर चैलेंजेस. दैट इज व्हाई आई से इट्स अ वेरी मिसअंडरस्टूड सॉर्ट ऑफ politicians is a very misunderstood breed. At least in my 10 years, that is what I will say. मेरे को तो लग रहा है मैं अब 3-4 घंटे बिठाऊंगा जहाँ इतना मजा आ रहा है. मेरे को ना एक आपने कोट कहीं पे मैंने पढ़ा जी, क्या, जिसमें लिखा हुआ है कि पॉलिटिक्स इज टू सीरियस मैटर टू बी लेफ्ट टू पॉलिटिशियंस. इस पे थोड़ा बताओ क्या है ये? ये पहले तो ये कोट फ्रेंच
प्रेसिडेंट थे चार्ल्स डे गॉल, उनका है, दैट्स व्हाट आई थिंक, उन्होंने बोला है शायद ये. I mean, there is a context to when he says this, and he says this in a speech and etc. Right? But अगर मैं अभी के context में देखूं तो अगर मैं उसको बिल्कुल face value पे लूं, I don't think so. But it encompasses that it should not only be about politicians deciding the fate of everything. There has to be a contribution from everyone, like participation, like people who are being governed or who are giving the power to the politicians to take decisions on their behalf should also have active participation in that. And I don't feel that in India, in Indian context at least, this statement is universally true. I don't think so. Because if you look at participation levels of our people from every strata of life, it's very high in that. Of course, it can improve. But most of the places, the people who come out to vote and participate is about 80%, 75%, above 60-75%. So उस sense में अगर आप मुझसे पूछोगे तो मुझे लगता है कि at least I would not be the one who will say कि अरे ये statement एकदम सही बोल रहा है. मतलब ठीक है, वो एक statement उनने बना दी बहुत पहले किसी कॉन्टेक्स्ट में बोली थी. जमाने रवाने हो गए हैं वो. I don't think so that will be. I would not subscribe to that. Okay. मुझे अब ये समझना है कि आप obviously you work at a national level also. Yes. You work at a state level also. Yes. Local constituencies में भी जाते हो आप, rural versus urban भी जाते हो आप, हर चीज़ पता है आपको. And in fact, even politicians or chief ministers or even the bigger people, उनसे ज़्यादा ग्राउंड रियलिटी आपको कई बार पता होती है, बिकॉज यू आर द फर्स्ट पीपल टू इंटरैक्ट एंड अंडरस्टैंड व्हाट्स गोइंग ऑन, राइट? एंड देन यू ऑब्वियसली कोलेट दैट एंड यू पास ऑन दैट इन्फॉर्मेशन. अगर मैं इस टाइम की एज ऑन टुडे की बात करूं एंड 10 साल पहले की बात करूं, जब आपने शुरू किया था, आई एम श्योर आपने डिफरेंस देखा है पहले का और अब का. 100%. मुझे सिर्फ ये समझना है कि पहले रूरल इंडिया में क्या मेन मुद्दे होते थे जिसके पीछे लोग ज़्यादा पुश करना चाहते थे वर्सेस अर्बन. आज की डेट में 10 साल में रूरल वर्सेस अर्बन में क्या चेंज है? Again, You got my question. I got your question. Again, I would like to differ on the understanding of rural and urban. 10 साल पहले की भी बात करें, अभी की भी बात करें. I don't think so that now it's a very simple binary definition of India as a country. आप डिवाइड कर सकते हो कि ये रूरल है, ये अर्बन है. पहले तो यही डेफिनेशन चेंज हो गई है पिछले 10-20 साल में. दैट इज व्हाट आई फील. अच्छा. देयर आर लॉट ऑफ प्लेसेस इन इंडिया, लॉट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज, क्योंकि आप सीटों की बात कर रहे हो या इलेक्शन के रिस्पेक्ट में इश्यूज की बात कर रहे हो, तो 543 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं हमारे लोकसभा में, एक मोटे तौर पे समझने के लिए. तो ऐसा कोई क्लियर कट डिवीजन नहीं है कि ये रूरल और ये अर्बन. और विद द रैपिड अर्बनाइजेशन इन द लास्ट 10 years, देयर इज अ ह्यूज चंक व्हिच इज इन बिटवीन. Just to make you understand from data or for your audience. So, करीब जिन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में या जिन लोकसभा में जो अर्बनाइजेशन है वो 20% या 20% से कम है. मतलब अर्बन एरिया तो आप वही देखोगे कि कितना अर्बन एरिया है एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में, कितना रूरल एरिया, हाउ इट इज कैटेगराइज्ड. हाउ डू यू कैटेगराइज अर्बन वर्सेस रूरल? इट्स डिपेंड्स ऑन, जैसे ग्राम पंचायत है, मान लीजिए गांव है कोई है, तो वो हो जाएगा रूरल एरिया. जहां कोई ग्राम पंचायत है तो वो रूरल एरिया है. सेंसस की डेफिनेशन है, अपनी डेफिनेशन है. पर कैपिटा इनकम है, इनकम प्रॉब्ली नहीं है, सिर्फ पॉपुलेशन डिपेंडेंट है कि भाई म्युनिसिपैलिटी है कहीं पे 1 लाख तक की पॉपुलेशन है, 1 से 9 लाख है शायद, तो वो नगर पालिका या होगी तो वो अर्बन कहला जाएगी. तो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में पहले तो ये समझना जरूरी कि एक कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंसी पूरी रूरल या पूरी अर्बन, मतलब होती है लेकिन बहुत कम नंबर है उसका. इसीलिए मैं आपको ये मोटा अंडरस्टैंडिंग समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि मान लीजिए वो कॉन्स्टिट्यूएंसीज जहां अर्बन पॉपुलेशन या अर्बन स्पेसेस आर लेस देन 20%, उसको हम रूरल मान लेते हैं. 20 है या 20 से कम है. वो कॉन्स्टिट्यूएंसीज जहां अर्बन एरिया या अर्बन पॉपुलेशन 50 या 50% से ऊपर है, उसको अर्बन मान लेते हैं. ठीक है. ये 2 कैटेगरीज हो गई. अब एक बहुत बड़ी कैटेगरी है जो बीच में बच रही है. अब इसका एक रफ नंबर अगर आपको दूं, देयर इज सम स्टडी व्हिच वाज डन रिसेंटली ओनली कि 20% और 20% से कम वाली
करीब 165 170 लोकसभा है इंडिया में, तो आप उसको रूरल मान लीजिए, बट नॉट टू से कि भाई उसमें कोई अर्बन एलिमेंट नहीं होगा, उसमें भी अर्बन एलिमेंट होगा, उसमें भी हो सकता है कि एक कस्बा हो, 2 टाउन हो जो सेमी अर्बन होगा, वो मेट्रोपोलिस नहीं होगा बट सेमी अर्बन होगा। जो फर्स्ट कैटेगरी मैंने आपको बताई कि 50% से ऊपर, वो कैटेगरी भी इन द लास्ट 10 years अबाउट इन 10-15 इनफैक्ट लास्ट 15 years वो कैटेगरी भी बढ़ के करीब 180 लोकसभा पहुंच गई है। तो आज की तारीख में अगर आप उस डेटा सेट को देखोगे तो जो प्योर रूरल है गिवन बाय द डेफिनेशन ऑफ प्योर अर्बन है, आज की तारीख में मोर अर्बन कॉन्स्टिट्यूएंसीज, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली करीब 170-160 लोकसभा फिर भी बच जाती हैं जो 20 से 50% के बीच में फॉल करती है, एंड दैट इज वेयर द इंडिया लाइज, दैट इज वेयर द एस्पिरेशंस एंड एवरीथिंग लाई। ऑफ कोर्स अर्बन रूरल तो है, ये थोड़ा नुआंस्ड अंडरस्टैंडिंग है। ये कह देना कि गांव के आदमी को तो ये पसंद है और शहर के आदमी को तो ये पसंद है, at least I would not want to go into these binary definitions. Of course there are limitations, and if you have to judge and answer and analyze, you will do that in some form or shape, and a lot of people also do that, but मतलब it's important to understand कि हमारे वोटिंग और वोटर और जहां हम रह रहे हैं वो कैसे चेंज हो रहा है। अभी बहुत सारे 160 के आसपास लोकसभा है जो आप कह सकते हो कि 20% अर्बन से लेके 50 बीच में फॉल करेगी। उसमें रूरल पार्ट भी होगा, उसमें अर्बन पार्ट भी होगा, उसमें हो सकता है कि भाई 5 कस्बे आए, टाउन एरियाज आए, नगर पालिका है, नगर पंचायत आए, म्युनिसिपैलिटीज आए, और बाकी गांव आए, ग्राम पंचायतें, ये भी हो सकता है। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्पेशली ना कॉन्स्टिट्यूंसी। अब जब आप बात करो 18 से 20 लाख लोग एक पार्लियामेंट में हैं ऑन एन एवरेज, उससे ज्यादा ही है बल्कि ऑन एन एवरेज आप ले लो, तो ये 20 लाख लोग पूरे अर्बन में नहीं रह रहे हैं या पूरे गांव में नहीं रह रहे, क्योंकि इट्स ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ हाई पेस ऑफ अर्बनाइजेशन, ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ इंटरनल माइग्रेशन, कि भाई गांव से आदमी चला गया शहर पे जा रहा है। अब सब बंबई, दिल्ली, कलकत्ता, बैंगलोर नहीं आ रहा है, कोई अपने लखनऊ में भी जा रहा है, कोई बनारस में भी जा रहा है, कोई सिर्फ अपने जिले मुख्यालय पे जा रहा है। तो ये पहले तो ये अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। तो अगर हम तीनों की बात करें कि प्योर अर्बन जो बिल्कुल 50 से ऊपर है, एंड एकदम रूरल जो 20 से नीचे है, और एक बीच वाले, अब हम तीनों की डेफिनेशन में बात करते हैं कि तीनों में क्या क्या डेटा कहता है कि इनकी नीड क्या है। देखिए, मतलब डेटा के हिसाब से अगर मैं आपको कहूं, अभी 2024 का एग्जांपल देता हूं, एंड देन आई विल गिव यू माय अंडरस्टैंडिंग आल्सो। So data के हिसाब से one of the prominent questions which was asked or which was understood was चुनाव के बाद, of course, post poll survey जिसको कहते हैं, one a very prominent organization, they asked कि one of the most important questions which came out was, have your financial or economic situation improved? सब households में, हर तरीके के households में ये पूछा गया, बट इट्स अ बाइनरी डिवीजन, रूरल अर्बन, मतलब रूरल में आपको कुछ अर्बन भी मिक्स मिलेगा, अर्बन में आपको कुछ रूरल भी मिक्स मिलेगा, उसी बाइनरी तरीके से देखें। उनसे पूछा गया कि भैया आपकी माली हालत या आपकी इकोनॉमिक स्टेटस पिछले 5 साल में बदला है कि नहीं बदला, इंप्रूव हुई है, जैसी थी वैसी है, कि वर्स हुई है। द ओनली वन मेजर डिफरेंस विच वॉज इन द लार्जर पार्ट ऑफ इंडिया, अबाउट 14% ऑफ द पीपल इन 2019 सेट की बुरी हुई है, वो परसेंटेज बढ़ के 18% हो गया था अभी जब 24 में उन्होंने आंसर दिया। इट डज नॉट गिव मी एब्सोल्यूट आंसर, एंड अबाउट आई थिंक 40% ऑन बोथ साइड्स, लास्ट टाइम ऑल्सो एंड दिस टाइम ऑल्सो, लाइक 2019 के चुनाव के बाद जब पूछा और 2024 के चुनाव के बाद जब पूछा, तो 35 से 40% दोनों तरफ, एग्जैक्ट नंबर आई डोंट रिमेंबर, में जिन्होंने कहा कि हमारी स्थिति वैसी की वैसी ही है। तो अगर आप इन दोनों को ऐड कर दो तो 2024 में as compared to 2019 there were more people who felt that their economic condition either did not change or got worsened. But having said that, there was a 2% increase also where people felt that they're improved हुआ है। But अगर मैं इस डेटा सेट को from a holistic point of view देखूं तो ज्यादातर लोगों को ये लगा पिछले 5 साल में कि हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन जैसी थी वैसी ही है या और बुरी हुई है। और प्योरली बुरी के परसेंटेज में देखूं तो पिछली बार 14 के आसपास लोगों ने फील किया था, ये कहा था कि भाई हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन खराब हुई है। इस बार वो परसेंटेज बढ़ के 18 हुआ है। तो ये
मेरे हिसाब से this would be one primary question which is common across all three behaviors. However, having said that, आपने urban एक से कह लीजिए urban और एक कह लीजिए rural in that definition अगर देखें, इट्स अ गुड वर्ड, अर्बन. it's a very standard term. So अगर उस definition के हिसाब से आप देखेंगे तो urban areas में this is also, I mean, at the expense of speaking in a generalized way, your basics are taken care of, largely speaking. आपको रोटी, कपड़ा, मकान, largely अगर आप बिल्कुल अर्बन पुअर जो स्लम में रह रहे हो उस पार्ट को छोड़ दे, largely आप नौकरी कर रहे होगे, धंधा कर रहे होगे, दुकान चला रहे होगे, कुछ कर रहे होगे. So your basics are ticked off, and then you will find all kind of people also who are well to do also in the urban areas. उनको उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है कि मैं प्रधानमंत्री हूं कि आप प्रधानमंत्री हैं. इन कंपैरिजन, इन रिलेटिव फर्क सबको पड़ता है, सबके जीवन में इन्फ्लुएंस तो सबका ही होगा, सबका होगा. लेकिन आप और मुझे क्या कल डिनर खाओगे आप विल नॉट गेट डिटरमाइंड बाय हु कम्स इनटू पावर yesterday, what was the result yesterday, right? But for a lot of rural people, वो क्या डिनर खाएंगे, वो डिनर खाएंगे कि नहीं खाएंगे, वो काम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, that gets determined by who comes into power in the last result. So from that point of view, I feel the rural areas where people are more dependent on government's help, assistance, whether it is job creation, whether it is food, whether it is medical facilities, whether it is education, उनकी लाइफ बहुत चेंज या डिटरमाइन होती है कि कौन सरकार में है, कौन व्यक्ति है, कौन पार्टी है, किस क्या वो करेंगे उनके लिए. अर्बन एरिया में आप और मेरे जैसे लोगों को फर्क नहीं पड़ेगा. इसीलिए अगर वीकेंड पे चुनाव होता है तो बॉम्बे और दिल्ली के लोग वीकेंड मनाने चले जाते हैं. दिस इज वन ऑफ द चैलेंजेस कि भाई लॉन्ग वीकेंड है तो फॉर अ स्ट्रेटेजी वी हैव टू सी कि भाई बॉम्बे में अगर लॉन्ग वीकेंड हो गया है तो यार सब तो चले जाएंगे छुट्टी के लिए, तो वोट कौन करेगा. तो ये dates and scheduling also are determined basis that, not basis that I will say, but then at least from a strategy point of view this is something which is kept in mind by people like us कि अगर बॉम्बे में पड़ गया चुनाव संडे को या मंडे को और फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे छुट्टी होगी चुनाव की, तो वो आप मान के चलोगी परसेंटेज will go down. और आप मतलब इट्स पब्लिकली अवेलेबल डेटा दैट अल्ट्रा मॉडर्न और से मेट्रोस पोल very less as compared to rural areas. So what triggers them to poll then? अगर हम बोलें कि यार हमारे को खाना पीने इससे तो अब कोई फर्क पड़ता नहीं, हम इनसे उठ गए हैं ऊपर, तो अर्बन की मैं अगर बात करूं, what motivates them to vote और what triggers them to vote? And उनकी एस्पिरेशन क्या है? I think because their basic needs is taken care of. पास लॉस की बात करते हैं ना, वो 5 वाला हमारी वो तो हो गई. अब हमारा तो अट्यूनमेंट वाला तो काम अभी हम नहीं कर पाएंगे, बट बीच में अभी भी है. करेक्ट. तो उस सेंस में अगर आप मुझसे पूछोगे तो द लॉट ऑफ फैक्टर्स, जैसे फॉर एग्जांपल व्हाट इज इंडियाज ग्लोबल स्टैचर, व्हाट इज आवर लीडर्स ग्लोबल स्टैचर, वेयर डज इंडिया स्टैंड व्हेन आई ट्रैवल अब्रॉड, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ माय पासपोर्ट, राइट, मुझे वीजा कितना पावरफुल मिलता है, कितना पावरफुल मिलता है. मैं ये भी जनरलाइज सेंस में बहुत अपर कैटेगरी ऑफ अर्बन लोगों की बात कर रहा हूँ, जो अर्बन में भी रह रहे हैं उनकी ज्यादातर की दिक्कत नहीं है, बट बहुत सारे लोगों को ये सारी चीजें ज्यादा मैटर करती हैं एज कंपेयर टू, बिकॉज अदर थिंग्स आर नॉट अ प्रॉब्लम फॉर देम. करेक्ट. अदर थिंग्स आर नॉट. हु इज रिलीजियसली इंक्लाइंड वेयर, नॉट टू से दैट रूरल एरियाज में डजंट मैटर, बट ये सारी आप कहिए नॉन objective चीजें, these are largely related to fame, recognition of your country, of your being, of your leader. ये चीजें ज्यादा इन्फ्लुएंस करती हैं अर्बन एरियाज में एज कंपेयर टू रूरल एरियाज. नॉट टू से कि रूरल एरियाज में ये नहीं कर सकती, बट इफ आई वर टू गिव यू अ बाइनरी आंसर देन आई वुड से कि ये ज्यादा चीजें मैटर करेंगी एज कंपेयर टू इन अ रूरल एरिया. And anything which is in between, जो सरबन की हम बात कर रहे थे, रर्बन सर गलत वर्ड इसके बाद. उनकी अगर आप बात करेंगे तो मतलब 3 जो बेसिक टेनेंट इस चुनाव या जो भी हर चुनाव होता है, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है प्राइस राइज. क्या आप खर्च कर रहे हो वो अर्बन में भी उतना ही इफेक्ट करता है जितना, और स्पेशली ये जो मिडिल सेक्शन है. मतलब अगर मैं बात करूं, अर्बन इज मोर लाइक अ मिडिल क्लास, कह सकते हैं इसको.
मतलब बहुत सिंपलिस्टिक होगा, मैं नहीं कहना चाहूंगा, बट हाँ मतलब आप ये कह लीजिए कि वहां उस तरीके के लोग हैं जो एस्पिरेशनली गांव में रहने के, गांव से रह के शहर की तरफ मूव कर रहे हैं, या उनके एरिया जो गांव थे वो शहर बन रहे हैं। वहां पे भी एक मॉल आ रहा है या एक होटल खुल रहा है जहां वो रेस्टोरेंट में जा सकते हैं, खा सकते हैं, जो कि पहले गांव वाले एरिया में अवेलेबल नहीं था। तो दे आर मोर एस्पिरेशनल in that sense. That category of people will be, I will say, the most aspirational. जिसको अच्छी नौकरी चाहिए, ज्यादा भूख है उनको। हाँ उनको भूख है, क्योंकि वो उनका शहर, उनका गांव बदल रहा है, उनके चीजें बदल रही हैं, तो उनको भी बदलना है समय के साथ। एंड दैट इज वेयर प्रॉब्ली आई विल फील कि इन्फ्लेशन, क्या पैसे दे रहे हैं, मतलब मैं 10 रुपए में आलू खरीद रहा हूँ कि 50 रुपए में खरीद रहा हूँ, सबको मैटर करता है ये। मतलब गरीब को अगर 50 का है तो आलू नहीं खाएगा, अमीर है तो होगा कि उसको फर्क नहीं पड़ रहा एक सर्टेन सेक्शन को, दूसरा जो मिडिल क्लास का सेक्शन होगा वो बोलेगा यार आधा किलो ही खरीदते हैं। और एक सेक्शन ऐसा होगा जो बहुत कैलकुलेशन करेगा कि खाना तो है लेकिन यार चलो एक आलू उठा लेते हैं। जितना प्राइस जैसा होगा उस पर डिपेंड करेगा उसकी चॉइस। गरीब के लिए तो पूरा ही बाहर हो जाएगा, वो बोलेगा 50 रुपए भाई हम तो खा ही नहीं सकते, कांट अफोर्ड दिस, तो ही विल और दे विल नॉट थिंक ऑफ हैविंग अ पोटैटो, but others will determine their choices depending on which strata do they fall. तो ये जो बीच के लोग हैं इसमें प्राइस राइज, एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि उनको नई अपॉर्चुनिटी चाहिए, वो भूखे हैं ग्रो करने के लिए कि भाई हमको नौकरी लाइए, सरकार की नौकरी लाइए, किसी की भी नौकरी लाइए, फैक्ट्री में नौकरी लाइए, कहीं भी लाइए, वो लाके दीजिए हमको। वो जब अनअवेलेबिलिटी होगी तो दैट विल डिटरमाइन अ lot of their preferences, lot of their choices of voting and voting patterns. अभी बहुत सारे लोगों के साथ कैंपेन्स करते हो आप, किसी के साथ कहाँ पे कर रहे हो, किसी के साथ कहाँ कर रहे हो, राइट? नेशनल पार्टीज के साथ भी करते हो, स्टेट के साथ भी करते हो, कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं आते? मतलब कॉन्फ्लिक्ट इन द सेंस दैट एज अ प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन we never work with the party, we never work firstly with two parties in a state. एक पार्टी के साथ अगर काम कर रहे हैं एक स्टेट में, so within that geographical boundary we will not be engaging with any other political entity at all during the same time. Of course, during the same period. So but that what is afterwards also, at least we have been doing this for 10 years, so we have seen couple of cycles repeat. Then also we have not gone, ऐसा कभी नहीं हुआ कि A स्टेट में हमने A पार्टी के साथ काम किया और दूसरा चुनाव आया तो उसी A स्टेट में B पार्टी के साथ काम करने चले गए. That has not happened. It's also largely dependent on our thinking because this field requires you to be trustworthy, requires you to be where people can trust you, requires कि as an organization you exhibit some qualities where people can feel the confidence in you that you are not doing this just for the sake of a check. You're doing because you also like to align with the party or the leader in at least the professional sense. At least you create that relationship personally. So from that point of view, we have never been in a situation where we would have had a situation कि किसी A party के साथ यहाँ काम कर रहे हो और B party के साथ उसी geography में काम कर रहे हो. It has never happened. इन अ मल्टी स्टेट सिचुएशन, अभी हम बात कर रहे हैं कि सेम स्टेट में अगर दोबारा से इलेक्शन हो रहे हैं तो ऑब्वियसली आप कोशिश करते हो उन्हीं के साथ काम करो जिनके साथ लास्ट टाइम किया था. बट लेट्स से करंटली ए पार्टी के साथ आप काम कर रहे हो हरियाणा में, जस्ट हाइपोथेटिकल सिचुएशन. अभी ए पार्टी ऑब्वियसली के साथ आपका ट्रस्ट अच्छा है, रिलेशन अच्छा है, बट बी स्टेट में दूसरे स्टेट में आपको बोलती है बी पार्टी करने के लिए, बट योर दी अदर पार्टी ए वाली वो आपको इन्फ्लुएंस करती है, नहीं यार मत करो. हाँ मतलब ये प्रॉब्लम is only limited to when you are working with a national party like BJP or Congress because they will have presence in all states. Correct. So आप ऐसा नहीं हो सकते कि INC के साथ एक स्टेट में कर रहे हो और फिर BJP के साथ दूसरे स्टेट में कर रहे हो. तो वैसा भी नहीं करते. When there is an option, we are working with regional parties. So वो they are limited in their scope and geography. तो अगर मैं किसी के लिए बंगाल में काम कर रहा हूँ, फिर मैं आंध्रा में या कर्नाटका में या महाराष्ट्र में किसके लिए काम करता हूँ, बंगाल की पार्टी को उतना फर्क नहीं पड़ता. Correct. But of course there are limitations to what you do, and not just limitations imposed by somebody else, it's a limitation which is self-imposed. Right. Because we want to be people who could be trusted. I mean, of course IPAC as an organization has been known कि we have associated ourselves or we've worked with people or in campaigns where we've created that delta of a victory or loss, whatever percentage आप जिस भी तरीके से देखना चाहो. वो तो है ही जरूरी, बट एक
relationship, a trust building process is also something which is very important for an organization like ours. This also comes like, again, we'll go back to the US. People will say कि भाई तो US politics की ज़्यादा बात कर रहा है. नहीं, बट लोगों को पता भी तो चलेगा ना. वहाँ पे political consultants divided होते हैं. ओके. रिपब्लिकन होंगे या डेमोक्रेट होंगे. वहाँ ये बीच का रास्ता नहीं है किसी के पास, लार्जली स्पीकिंग. वहाँ पॉलिटिकल कंसल्टेंट्स, पॉलिटिकल जिसके साथ आप काम करो आप उधर ही रह सकते हो. यू हैव टू बी, वोटर्स आर आल्सो रजिस्टर्ड एज रिपब्लिकन और एज अ डेमोक्रेट. सो ऑफ कोर्स इंडिया में scope is bigger because the difference is bigger, there are more parties, the system is different. So from that point of view, we would want to be people who, politicians or people who choose to work with us, can feel that trust that we are not here just for getting a check done and move on to another campaign. We are here to build a relationship which can last long. क्योंकि जो आज हारता है वो कल जीतता है, जो कल हारता है वो आज जीतता है. So it's a game of politics. Yes, I mean, यही नाम रखना है मैंने आपके. गेम ऑफ पॉलिटिक्स. गेम ऑफ थ्रोन देखा आपने? मतलब उतना नहीं देखा, थोड़ा बहुत देखा. अच्छा. बट यही है, सब गेम ही है. हाँ, मैं हाउस ऑफ कार्ड्स. हाउस ऑफ कार्ड्स would be a better name for this. The House of Cards. Indian House of Cards. बट मुझे ना ये समझना है कि हमने बहुत बात की. एक तो पहले तो ये समझाओ कि इतने IITians, IIMs के लोग अब इनफैक्ट पॉलिटिकल कंसल्टिंग में आ रहे हैं, राइट? जो कि नॉर्मली पहले नहीं होता था. आई एम श्योर ट्रेंड बहुत चेंज हो गया एंड पीपल आर इंक्लाइनिंग टुवर्ड्स दिस एज अ करियर ऑप्शन. व्हाट इज इट? मतलब ये करियर ऑप्शन कितना लुक्रेटिव है कंपेयर टू व्हाट IT फील्ड की, अगर हम बात करें तो पॉलिटिकल कंसल्टिंग की जॉब की बात कर रहा हूँ मैं. हाँ, समझिए. सो मतलब देखिए, पहली बात तो सबसे यूनिक, अच्छी और बुरी बात, आई मीन इट्स अ गुड थिंग एंड अ बैड थिंग बोथ, दैट इट हैज नो बैरियर्स. आप IIT से आए हो, IIM से आए हो, एक नॉर्मली किसी टेक्निकल यूनिवर्सिटी से आए हो, किसी गांव की यूनिवर्सिटी से आए हो, आपने इंजीनियरिंग पढ़ी है, मैनेजमेंट पढ़ा है, लॉ पढ़ा है, जर्नलिज्म पढ़ा है, ह्यूमैनिटीज पढ़ा है, कुछ भी पढ़ा है. There is not a certain stream of thing which is required for you to become a political consultant. You have to be अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज दैट यू नीड टू डू. क्योंकि कोई पढ़ाई नहीं होती पॉलिटिकल कंसल्टिंग की कहीं पे. ऐसा कोई कोर्स नहीं है कि आप ये कोर्स करके आइए और आप पॉलिटिकल कंसल्टेंट बन जाइए. ऐसा कोई कोर्स नहीं है. इट इज लर्निंग ऑन द जॉब. ओके, बट एक क्वेश्चन यहाँ पूछूंगा. ऐसा कोई कोर्स नहीं है, मैं मान लिया, बट क्या ऐसा आपने ट्रेंड देखा है कि जो इस बैकग्राउंड के लोग होते हैं वो जनरली अच्छा परफॉर्म करते हैं? मैं बैकग्राउंड नहीं कहूंगा, मतलब ऑफ कोर्स डिग्री. हाँ, ऑफ कोर्स पीपल हु हैव come from premier institutes, premier organizations, they would have a inherent advantage. क्योंकि भाई आप IIT से पढ़े हो, IIM से पढ़े हो, किसी लॉ स्कूल से पढ़े हो, कोई अच्छे टॉप रेटेड यूनिवर्सिटी से पढ़ोगे तो वो एडवांटेज आपको है, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्किल सेट उसकी इम्बाइब की हुई. आप किसी अच्छी कंसल्टिंग ऑर्गेनाइजेशन से आ रहे हो, कहीं अच्छी बड़ी जगह काम करके आ रहे हो, बड़ा रोल प्ले करके आ रहे हो, तो दैट इज इरिप्लेसेबल. दैट इज नॉट टू से दैट इज समथिंग व्हिच कैन बी रिप्लेस्ड. बट हैविंग सेड दैट, वी इन आवर ऑर्गेनाइजेशन ओनली वी वुड हैव like thousands of people who had worked with us in the last 10 years. I will be able to tell you with authority that the people who would have not had these fancy degrees have also done really well and also are in higher positions in our organization as compared to people who may be come with fancy degrees. But not to say कि ये add value नहीं करते. That is why I'm saying कि political consulting is like a amalgamation या motley है इस तरीके के लोगों का, which is unique in its nature. मतलब that is what my understanding. Of course, a lot of startups also do have that, but वहाँ जर्नलिस्ट नहीं मिलेगा आपको स्टार्टअप में, और एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट सॉल्व करते हुए 5 तरीके के डिफरेंट फील्ड के लोग नहीं मिलेंगे. एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट एक आदमी सॉल्व कर रहा होगा या उस स्ट्रीम के लोग सॉल्व करेंगे. यहाँ पे अगर ब्लैक बोर्ड पे एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखा है कि भाई एक्स लीडर की इमेज इस तरीके से अच्छी नहीं है या ये अच्छी है, तो क्या किया जा सकता है. तो एक IIT का बंदा भी कुछ बोल रहा है, एक IIM का बंदा भी कुछ बोल रहा है, somebody who has studied in humanities from Delhi University or any good university वो भी कुछ बोल रहा है, एक लॉयर भी है, एक जर्नलिस्ट भी है, और एक जो बेसिक गांव की समझ रखने वाला व्यक्ति वो भी वहां बैठा है, वो भी बोल रहा है कि भैया इसको ऐसा किया जा सकता है. सो ये सारी चीजें जब, एंड दैट इज द सक्सेस, or say that is the mantra for our success, the diversity of people who try to solve one problem statement at the same time. So the chances of you going wrong reduces drastically. Your probability of getting
to, or missing out an aspect of a problem statement reduces drastically, because you find such different set of people from different backgrounds, from different educational backgrounds, from different locations. कोई शहर का है, कोई गांव का है, और पॉलिटिक्स में इन सब चीज की जरूरत होती है. ऐसा नहीं हो सकता कि किसी को गांव की समझ है बस ज्यादा तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, या किसी को ज्यादा शहर की समझ है तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सो इट रिक्वायर्स, इट्स अ कलेक्टिव एफर्ट ऑलवेज. कोई भी हमारे कैंपेन या जो भी हमने 10 साल में किया है, आई डोंट थिंक सो दैट एनीबडी कैन एंड शुड से कि भाई ये मेरा है. इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल थिंग्स, कि यार ये स्लोगन लिखना है, जो भी आपने हमारे स्लोगन सुने हैं, जितने भी कैंपेन के बारे में सुने, तो वो 10-20 लड़के या लोग बैठे होंगे वहां पे, 10-20, देयर विल बी 20 इंडिविजुअल्स हु विल बी सिटिंग, एंड इट विल हैव रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, मेल, फीमेल, एजुकेशनल, एक्सपीरियंस, कोई फ्रेशर हो सकता है, कोई एक्सपीरियंस के साथ आ सकता है, हर तरीके के लोग होंगे. So that gives the most holistic experience for anyone who comes, and that is what I will say has been the root cause or mantra for success of what we do. कुछ स्पेसिफिक ट्रेट देखे हैं क्या आपने कि ये लोग बहुत अच्छा करते हैं पॉलिटिकल कंसल्टिंग में काम? 2 या 3 तरीके की चीजें हैं जो मुझे ऐसा लगता है. जैसे मैंने आपको पहले हमने कहा कि chaos है ये, तो your ability to function in that chaos. There are a lot of people, and not for their fault, there are a lot of people जो स्ट्रक्चर्ड तरीके से काम करने में बहुत अच्छा करेंगे. उनको आप बताइए कि, और आप कितना भी कठिन काम करो, वो एमएनसी टाइप की कंपनीज में अच्छे कितना भी डिफिकल्ट काम करा लो आप उनसे, दे विल बी एबल टू डू इट. आप बोलो कि भाई हमको एक्स लोकेशन से वाई लोकेशन जाना है, इट मस्ट बी एन इम्पॉसिबल टास्क, तुम्हारे पास 60 दिन है करने के लिए, उसको यूजुअली करने के लिए 120 लगते हो. यू विल फाइंड सच पीपल हु विल फाइंड द सोल्यूशन, बट उनको पता है कि भाई ये 60 दिन मुझे ये काम करना है. That is one category of people. The other category of people, जिनको अगर आपने वो बोल दिया कि 60 दिन तक ये करना है, तो वो 5 ही दिन में बोर हो जाएंगे. उन्होंने कहा भाई कुछ नया लेके आओ. That kind of people who have the niche, or say the idea, or they want to do things in a very different way all the time, वो लोग ज्यादा सक्सेसफुल रहते हैं. क्योंकि आप एक बहुत chaotic environment में हो. आप क्या कर रहे हो, कहां पे क्या चीज एड अप होगी, यू वुड नॉट नो, बिकॉज योर रिजल्ट इज ओनली गोइंग टू कम आफ्टर 2 years when you see the result. So from that point of view, people who are agile, who are flexible in their mind, and curious in their mind, and people who can surrender, in the sense surrender to the extent that यार ये चीज हमें आती नहीं है. हाँ, मैं एक बहुत अच्छा इंजीनियर या मैनेजमेंट का बंदा हूं, मुझे ये 5 स्किल सेट्स आते हैं, भाई तुम बताओ ये 5 स्किल सेट मैं कहाँ यूज करूं. और हर तरीके के लोग, एंड दैट इज हाउ वी ग्रो, एंड दैट इज हाउ वी इंप्रूव. एवरी न्यू पर्सन हु सरेंडर्स एंड सीज कि अच्छा ये प्रोसेस होता है यार करने का, मेरे पास ये स्किल सेट है, मैंने ये ऐप बनाया था, या मैंने ये एक चीज मेरे को आती है यार, इसको ऐसे कर सकते हैं क्या, एंड वी आर ओपन टू दैट काइंड ऑफ डिस्कशन. दैट इज व्हाई इन आवर टीम्स देयर आर नो से ग्लास सीलिंग्स of within teams. People move from teams as in wish. I mean, depending on the nature, but it's a free opportunity for people to do that. Barring very specific skill sets. अब कोई data analysis है तो वो data analysis ही करना चाहेगा, या हम उससे वही करवाना चाहेंगे largely speaking. But other parts of the organization are very fluid in that nature. तो अगर आप मुझसे पूछोगे तो curiosity, ability to function in unstructured environment, that is the most important aspect. अगर आप में वो आपने सीख लिया है, तो फिर then you are very successful within an organization, at least in a political consultancy. Unstructured usually leads to a little bit of unstructured work-life balance also. Of course. Is that a trait that person who is getting into this expect कि यार work-life balance थोड़ा सा हिला होगा? मतलब थोड़ा सा will be an understatement. अच्छा, मैं तो फिर भी जानबूझ के थोड़ा ही बोल रहा था. हाँ, मतलब जो सच है मैं वही. हाँ. Unfortunately, the space in which we are in, it never stops. So, I mean, I would not want to glorify this, but it's a necessary hazard of the job which we do. Politics doesn't stop on Sunday. Right. ऐसा नहीं है कि 8 बज गए अगर तो घर चले जाओ, पॉलिटिकल चीजें होना बंद हो जाएंगी. आप घर जा सकते हो, आप घर जाओ, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, लेकिन यू डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन आफ्टर 8 PM एंड व्हाट इज द रिक्वायरमेंट. सो दैट काइंड ऑफ अनसर्टेनिटी, यस, डज ऑफ कोर्स लीड टू अ लॉट ऑफ limitations in trying to set patterns for yourself, which one calls as work-life balance. मुश्किल है थोड़ा. It requires a lot of
सैक्रिफाइस ऑन दैट फ्रंट. मैं खुद अपनी बात करूं तो 10 साल से मेरे में कोई वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है. एंड I mean, at least for myself, I won't trade this off with anything else. You won't trade? I won't trade. What I have lived in 10 years, I won't trade this with anything else. So yes, but then nobody is claiming in this field, at least not IPAC or at least our organization, that we will be able to provide you a structured environment where you punch in at 9 a.m. और आप 8 बजे घर जा सकते हो. वो हम नहीं दे सकते. And that is a necessary hazard of this industry. We are improving. Say 10 years back, what we would be. Now 10 years down the line, we would be much better in trying to give more leeway or trying to give more structured or better structured environment. क्योंकि हमने भी सीखा है, लोगों से सीखा है, काम कर करके सीखा है. किसी को ये आता नहीं था पहले, किसी को भी नहीं आता था. जब हमने ये चालू किया था तो किसी को नहीं आता था. इंडिया में ही किसी को नहीं पता था कि ऐसी चीज होती है. तो हमने भी 10 साल में कर करके सीखा है. हमसे लोगों ने सीखा, हमने लोगों से सीखा है. And everybody who has come and worked, whether for 6 months, for 1 year, for 2 years, for 5 years, for 3 years, they have given something to this setup or to this field, to IPAC. And maybe IPAC hopefully had been able to provide them something valuable for them to take something forward in their career. आपने बोला कि हमें भी नहीं आता था 10 साल पहले, राइट? क्यों गए इसके अंदर? What made you get into this consulting? So like I said, कि ये जो कंसल्टिंग, लैक ऑफ बेटर वर्ड, जैसे मैंने पहले कहा था, उस समय नाम नहीं था कोई. इट वाज एन एक्सपेरिमेंट, प्योरली एन एक्सपेरिमेंट. 2013 के आसपास ये चालू हुआ वर्ड ऑफ माउथ से कि भाई देयर कैन बी अ रिक्वायरमेंट ऑफ अ प्रोफेशनल टीम, जो कि प्राइम मिनिस्टर, उस समय चीफ मिनिस्टर थे, वो गुजरात के हैं, वो कुछ प्रोफेशनल्स के साथ काम करना चाह रहे हैं. एंड कोई इंटरेस्टेड हो तो कर सकता है. एंड इट वाज नॉट कुछ ऐसा था नहीं, इट वाज जस्ट वर्ड ऑफ माउथ. आपने कहीं से सुना? हाँ, मतलब मेरे पीयर ने किसी. And you were working? I was a lawyer practicing in the Delhi, in the Supreme Court. So you got to know कि ऐसे opportunity type है. हाँ, तो जितने भी लोग आए थे, I'm just not talking about myself, whoever was part of, whoever had become part, वो सबके लिए एक्सपेरिमेंट था वो. कोई अपना कंसल्टिंग का जॉब छोड़ के आया, या कोई सिर्फ सबैटिकल लेके आया, कोई हो गया कि बोर हो गया वो काम कर करके, उसने कहा कि भाई ये कुछ इंटरेस्टिंग दिख रहा है. बॉटम लाइन बीइंग that where there was a politician who was willing to give you some kind of platform for professionals to participate in it. There was nothing else apart from it. इस promise के अलावा कि भाई आप इस political affair, politics के structure में आप आके काम करिए, आपके जेब खर्च का पैसा available होगा, खाने पीने की व्यवस्था होगी, रहने के लिए छत होगी. ये 3 चीजें आपको मुहैया हो जाएंगी. कपड़ा मकान आपका इंश्योर होगा. Are you interested? So most of the people, in fact everyone largely speaking, would have taken a pay cut, would have left something, say, more glorious in their career at that time, left and came. And that is how that group got created, and it included me and many others. उस ग्रुप ने 2014 में जो किया सो किया, वो एक्सपेरिमेंट सॉर्ट ऑफ आप कह सकते हो कि सक्सेसफुल वो एक्सपेरिमेंट था, प्योरली एक्सपेरिमेंट था. अगर मुझसे कोई उस समय पूछता कि यार विनेश आप ये बताओ कि भाई आगे क्या करोगे, तो मुझे नहीं पता था. मुझे बस ये पता था कि ये जो कर रहा हूं अच्छा लग रहा है, जब ये खत्म होगा तब देखेंगे. द ओनली आइडिया एट दैट टाइम वाज टू क्रिएट और टू डू समथिंग इंटरेस्टिंग. एंड फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल दैट वाज द ट्रूथ. एंड दैट इज हाउ दिस ग्रुप केम अबाउट. एट दैट टाइम इट वाज कॉल्ड CAG, सिटीजंस फॉर अकाउंटेबल गवर्नेंस. उस समय 2013 में 14 का कैंपेन हुआ. बट इट वाज अ प्राइवेट कंपनी. दैट वाज say a non-profit, technically speaking. Okay. CAG was a non-profit. तो इसीलिए कोई ऐसा व्यवस्था नहीं थी आपके पास. सब एक बेसिक आपका स्टाइपेंड था और आपके रहने और चलने के लिए वो था कि भाई गाड़ी, अगर कहीं जाना है काम के सिलसिले में तो आप जा सकते हो. ये इतना आपका टेकन केयर ऑफ था. एंड देन मोस्ट इंपॉर्टेंटली द अपॉर्चुनिटी टू वर्क इन दिस फील्ड, दैट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. कोई बोर होके आ गया था, कोई सिर्फ इंटरेस्ट. कितने लोग थे उस समय? तो स्टार्टिंग में करीब 50 से 100 लोग के आसपास थे. धीरे-धीरे, हाँ, लार्जली ऑल प्रोफेशनल्स, एवरीबॉडी. मतलब उसमें आप कह सकते हो कि कोई 2 साल के एक्सपीरियंस के साथ होगा, कोई एकदम फ्रेशर ही होगा, 3 ही महीने नौकरी चालू करी, उसका बोर हो गया है, जो भी हुआ आ गया. बट ऑल यूजुअली केम थ्रू रेफरल्स और नेटवर्क. देयर वाज नो पब्लिक
हाँ ऐसा कहीं सब अप्लाई एक दूसरे करने की, को- हाँ उनने कहा कि यार भाई ये अच्छा है करोगे, तो किसी ने बैठा, किसी ने बताया, किसी ने कुछ किया. इट्स नॉट अ यूजुअल स्टार्टअप स्टोरी कि भाई 3 दोस्त बैठे, 5 दोस्त बैठे, उनको कि ये हमारा आइडिया है, आइडिया इंडिया में ये गैप है. हाँ ये गैप है, ये ऐसा कुछ नहीं था. हाँ, बहुत लोग पूछते हैं, ऐसा कुछ नहीं था. इट वॉज एन एक्सपेरिमेंट, व्हाट आई वुड से, कि लोग आए और उन्होंने सरेंडर कर दिया कि भाई चलो देखते हैं, देखेंगे क्या होता है, और वैसे चालू हुआ. 2014 में बहुत मजा आया जो किया, बहुत मजा आया, लगा कि कुछ कंट्रीब्यूट किया, हमें लगा. बट ऑफ कोर्स इट वाज अ ह्यूज विक्ट्री, इट वाज अ वाटरशेड मोमेंट इन टर्म्स ऑफ technology being used in politics, in terms of a new government, in terms of the number or a majority government in India. A lot of things changed. New power, new leader, and we also contributed in that. At least that much in terms of idea, in terms of things which happened at that time. तो ये हो गया, ये एक चैप्टर हुआ, लगा कि हाँ भाई कुछ कंट्रीब्यूट किया. बट मतलब वो तो गंगा बह रही थी, तो सबने अपना अपना कुछ योगदान दिया. हाँ. लेकिन कुछ का कहना था कि भाई कुछ ने सिर्फ हाथ धो लिए, गंगा तो बह ही रही थी. तो फॉर सम पीपल आफ्टर दैट, सिंस इट वाज एन एक्सपेरिमेंट, ने कहा भाई हमें बस हो गया, इतने अच्छा, उन्होंने छोड़ दिया. बहुत सारे लोगों ने कहा, कोई सबैटिकल लेके आया, उनका नहीं भाई ये सूट नहीं कर रहा, बहुत हेक्टिक है, कहीं भी रैंडम जगह आपको रहना है, गांव में रहना है, यहाँ रहना है, वहां रहना है. मतलब वी वर लिटरली लिविंग ऑन द रोड फॉर ऑल द पीरियड ऑफ द टाइम एट दैट टाइम. 7-8 महीने तक, 9 महीने तक सब कोई रोड पे थे. कोई यूपी में है, कोई कर्नाटका में है, कोई एमपी में है, कोई कहीं है, कोई किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में काम कर रहा है, कोई किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में काम कर रहा है, कोई गांधीनगर में बैठा है. तो सब कोई, इट वाज नॉट लाइक आई सेड, इट वाज नॉट अ स्ट्रक्चर्ड थिंग. बट सबको मजा आया, सबको लगा कि कुछ किया. अब उस लॉट में हम 3 ऐसे लोग थे, मैं, प्रतीक एंड ऋषि, जिनको ये टेस्ट अच्छा लगा, आप कह सकते हो. वी फाउंड दिस टेस्ट टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, और से मजा आ गया ये करके, तो लगा भाई इसी को करना चाहिए कुछ. एंड ऑफ कोर्स द मेन पर्सन और द पर्सन हु वाज ऑर्केस्ट्रेटिंग एट दैट टाइम वाज मिस्टर प्रशांत किशोर, हु वाज आवर मेंटर देन. नाउ ही इज into politics. तो लगा कि यार ये सही है, इसको करें. And then came IPAC in 2015, which was a much more professional organization. Which you 3 started. Yes, the 3 of us started. Which was a professional setup, जिसमें आइडिया ही ये था कि भाई इसी काम को आगे बढ़ाना है in a more professional way. That was largely associated with a leader, with a party, with an ideology. So CAG को वहीं पे CAG बंद हो गई, क्योंकि people went and we metamorphosized into something more professional. क्योंकि वहां पे वो एक पार्टी के लिए बनी थी, एक लीडर के लिए बनी थी, एक आइडियोलॉजिकल बेंट के लिए बनी थी. We learned that probably this would, if you have to do this professionally, then it has to be bipartisan. It cannot be for a party, it cannot be for a leader. Were they okay with it कि भाई हमने तुम्हें एक किस्म से एक जरिया दिखाया? Very magnanimous in that way. आप मतलब ऑफ कोर्स अभी तक कर रहे हैं, ये कर पा रहे हैं, तो ओके ही होंगे. बट आपने जैसे कैंपेन की बात की, कि मैं थोड़ा सा कैंपेन पे पूछना चाहूँगा कि 2013 में शुरुआत हुई CAG की, जिसकी वजह से आप कह सकते हो कि आपने अपनी प्रोफेशनल कंसल्टिंग का करियर शुरू किया इन ए वे. एंड 2014 में कैंपेन हुआ बीजेपी का, और ऑब्वियसली विक्ट्री हुई, राइट. अब मैं सिर्फ कंसल्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से पूछना चाहूँगा कि ऐसा क्या आप लोगों ने कंट्रीब्यूट किया या क्या प्रोफेशनली समझा जिसने मे बी थोड़ा बहुत, इफ नॉट 100%, मे बी 5%, 10%, 2%, वट एवर परसेंटेज एनालिसिस कर लो, जैसे भी करना है, मे बी थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन जो भी किया, गंगा में जो भी योगदान दिया, क्या था वो? इन 2014 एंड 2024 में 2 बहुत अलग सिनेरियोज हैं. 14 में टेक्नोलॉजी का यूज was the brainchild, or say the ideas for that or execution for that largely came from this team. We were probably those set of people who would think of multiple ways to connect and reach to the maximum people. Examples दो ना थोड़े. Example. जैसे आपने सुना है, सबको ही जानते हैं, 3D hologram rally. उसके बाद कभी हुई नहीं. So before that 3D hologram के माध्यम से किसी भी तरीके का एड्रेस या किसी भी तरीके से रीच आउट करना ओनली यूज्ड टू हैपन इन फॉरेन कंट्रीज एंड बाय ह्यूज से म्यूजिशियंस और एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस, पीपल लाइक दोस, जो सेलिब्रिटी ड्रिवन ज्यादा था, वो कॉन्सर्ट्स जो करते थे. और वो भी लार्जली, टू माय अंडरस्टैंडिंग, एक लोकेशन में अगर वो कर रहे हैं जहां पे लाइव हो रहा है, वो एक और कहीं 3D के माध्यम से रेप्लिकेट हो रही है, 1 या 2 जगह.
So that was the concept, which of course was brought in India, thought that how to utilize that. The basic tenet of that was that that campaign was how you could make Mr. Modi available in maximum places. And the best technological way to do it was through making him appear out of thin air. Making Mr. Modi appear out of thin air. That was the idea. कि भाई कहीं पे भी अगर वो देख रहे हैं, टीवी पे तो देख ही रहे हैं, बट उनको कैसे एक्सपीरियंस मिले कि द प्राइम मिनिस्टीरियल कैंडिडेट मिस्टर नरेंद्र मोदी इज स्पीकिंग इन माय विलेज और इन माय स्क्वायर या मेरे चौराहे पे बात कर रहे हैं, वो कैसे एक्सपीरियंस क्रिएट किया जाए. तो ये 3D होलोग्राम का आइडिया लाएगा. उसका सबसे बड़ा टेक्नोलॉजिकल चैलेंज ये था टू यूज अ ह्यूज सेटअप. तो अगर एक जगह बोल रहे हैं आप 2 जगह कर रहे हो तो उसका फायदा नहीं है इंडिया में, बिकॉज़ इंडिया सच अ huge vast country. Unless and until you are doing it at a much more bigger scale, till then only you have an advantage of that. So to use that technology and to utilize that technology which can be compressed in a smaller form, which can make this event happen at 1,000 locations, 1,500 locations At the same time. at the same time, where Mr. Modi is speaking from one location, but the 3D hologramic figure of his speaking the same thing is appearing in 1,000 different locations across the country. That was the addition to execute, to finalize, to find out, and to get this done. Of course, the technology part of it, that came largely From outside. yes from outside, and it was a contribution. If I were to be pointing out the exact contribution, कि भाई ये हम लोगों ने कंट्रीब्यूट किया. सेकेंडली, अगर आप मुझसे पूछोगे, अगर मैं रिसर्च और डेटा पे भी पूछूं साथ में, बिल्कुल उस पे भी एक एग्जांपल दे पाओ तो. रिसर्च और डेटा में बिफोर 2014 लार्जली इंडिया में पॉलिटिक्स की समझ तब भी थी लोगों पे, तब भी सब था. ऐसा नहीं था कि कोई हमने कोई बहुत ऐसी चीज लोगों को बता दी जो उन्हें पता नहीं था, बट इट वाज लार्जली एनेक्डोटल बेस्ड. ओके. मैं 20 साल से पॉलिटिक्स में हूं, तो मुझे इस कॉन्स्टिट्यूएंसी का या इस एरिया का या इस राज्य के वेरियस सोशल एंड अदर डिविजन्स पता है कि भाई इतनी कास्ट के लोग हैं, इनका वोटिंग पैटर्न ये है, इनका ये है, उनका वो है. बट इट वाज लार्जली एनेक्डोटल. इट वाज नॉट data driven. What we did was we synthesized or we put publicly available data of 6 elections previous to that election, and then we created a model which we call a retro model. Basically a model retrospectively based model, जो retrospective data पे based है, वो model create किया गया जिससे कि ये पता लगाया जा सके कि ये constituency on the basis of the retro model whether it will be categorized as safe, difficult, battleground, or easy. I mean, those kind of categorizations were done. So use of data in that way was probably the first time it has happened, wherein that data was not only limited to the people at the top level, it was also passed on to the people who are actually executing these campaigns at the grassroots level, at a parliamentary constituency level, or maybe a district level person is doing it. उनको भी ये data available कराया गया. Not at a constituency level, this categorization was also done for each booth. कि एक बूथ जिस पे आप वोट डालने जाते हो उसका पैटर्न के हिसाब से क्या स्टेटस है आपकी पार्टी के लिए या दूसरी पार्टी के लिए. प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स ज्यादा हो गया वहां पे. एग्जैक्टली. प्रिडिक्टिव कह लो आप या रेट्रोस्पेक्टिव कह लो. प्रिडिक्टिव इज अ न्यूअर थिंग. उसमें उससे आपको ये पता चला कि इस एरिया का, इस रीजन का या इस कॉन्स्टिट्यूएंसी का क्या पैटर्न या बिहेवियर, क्या ट्रेंड रहा है अभी तक, सो दैट यू कैन determine your strategy, so that you can pinpoint your strategy depending on the retro analysis of that. So that ways there were data sets or data booklets and information which was collected in a huge way, which was provided, and we only helped people understand and get them to execute it. एक है जानकारी आपको होना कि भाई ये, बट उसको एक यूज में लाना कि यार ये पता है कि भाई ये जो 3 बूथ हैं ये बैटल ग्राउंड है, तो आप उसको किसी को पता करना पड़ेगा कि क्यों बैटल ग्राउंड है और क्या किया जा सकता है कि आज से 1 महीने बाद ये हमारे लिए सेफ बन जाए. That kind of data utilization probably would have happened for the first time at such a scale in any election in India, which happened if we were to speak about data. Secondly, not a lot of people will remember, but Prime Minister Modi used to do 5 to 6 rallies in a day. So general tradition of how and where these rallies happen is largely जिनको पूरे इतने बड़े चुनावों का एक्सपीरियंस है उस पे होता था. And this also it happened, but there was a huge data input which was given from our team that how and what places should these rallies happen,
in terms of creating a maximum impact across the country. लार्जर सेंस उस समय पहले ये होता था कि अगर आप कोई भी व्यक्ति जो इस लेवल पे कर रहा है रैलीज, अगर उड़ के मान लीजिए वो साउथ ऑफ द स्टेट में गया है, तो साउथ के चारों स्टेट में एक एक रैली करे, फिर आ जाए. अगर उस कैंपेन में कोई भी स्पेसिफिकली देखेगा, तो there were always two parts of the country which were covered in his rallies, which logistically made it very difficult, but it was to create that impact that on every day, on at least two parts of the country, whatever he's saying, whatever he's propagating. तो अगर एक रैली साउथ में हो रही है, तो दूसरी पॉसिबल है कि ईस्ट में हो रही हो या वेस्ट में हो रही हो. तो गुजरात में एक हो रही है, एक तमिलनाडु में हो रही है या कर्नाटका में हो रही है, तो दोनों जगह यू आर क्रिएटिंग योर प्रेजेंस इन वन डे. यू आर नॉट लिमिटिंग योर प्रेजेंस टू जस्ट south. Again, that pattern will be repeated over the course of time. In that mapping each and every location, because you are logistically making it difficult, because आप उड़ के इधर से जा रहे हो, and not every place can land such places. So to map all of these such locations, कि कहाँ पे बड़ा प्लेन लैंड हो सकता है, कहाँ पे आपके इंडिया में वो पॉइंट है जहाँ पे बड़ा प्लेन लैंड होगा, रैली लोकेशन कितनी दूर है, what could be a possible way to reach such a rally location, whether it's going to be a helicopter, whether it's going to be by car, how it's going to happen. And at the end of the day, after completing all of these 4 or 5 events, how is he able to come back to Gandhinagar or Delhi at the end of the day, because he also used to have organizational meetings at the end of the day. So ये डेटा का यूज करके, मैपिंग करके, in 2014 was created our team had created a model in which this was used. बट कन्विंस करना इजी था कि मतलब क्योंकि फर्स्ट टाइम हो रहा है, कोई पॉलिटिशियन और पार्टी 10-15 साल से एक ही चीज कर रहे हैं, उनको चेंज करना. बिगेस्ट एडवांटेज विथ अस वाज कि ये उनके थॉट प्रोसेस से सेट हुआ था कि ये लोग मेरी मदद कर सकते हैं. सो वी हैड द बाइन एट द टॉप मोस्ट लेवल. गॉट इट. And probably we would have done some things which had gradually made his belief in this kind of team or people more. Maybe. But of course at the grassroots level it was very difficult. मैंने आपको कहा कि मैं 30 साल का हूँ और उसका political career 30 साल का है जो सामने मेरे व्यक्ति बैठा है. How do I make him convince? And at that time, अभी तो we have an advantage that we are a brand. हम अपने विक्ट्री के रिजल्ट से जा रहे हैं. उस समय तो कोई नहीं जानता था. तो we only used to get that half an hour, 45-minute time with a politician. उसी में आपको अपनी यूटिलिटी कंफर्म कर देनी है उसको. वो 45 मिनट आपको सेंट्रली मिल जाते थे, 1 घंटा आपको मिल जाता था कि वो पॉलिटिशियन आपके साथ बैठेगा, एमपी कैंडिडेट, और सुनेगा आपकी बात. उस 1 घंटे या 45 मिनट में आप क्या ऐसा बोल सकते हो? What is that you can tell him or her in that 1 hour 45 minutes where that person feels that okay, ये जो भी कह रहे हैं, it's useful for me to win the elections. And you will find all kind of people. You will find educated candidates, you will find traditional candidates, you will find candidates who don't believe in all of this, who you will find candidates who are super enthusiastic. पढ़ा लिखा कोई है तो उसको लगता है कि अरे 2 लोग ऐसे पढ़ लिखे आए जो मुझे बता रहे हैं, तो tell me more. But you will find such variety of people. So that was a challenge. But then of course sort of overcame at most of the places, the entire team. 1-2 कैंपेन्स और पूछते हैं. Okay. Although I've taken so much of your time, already हमें 1.5 घंटा हो गया, बट ऐसा फील नहीं हो रहा मुझे तो. तो मुझे ये समझना है कि आपने बोला कि यार अब तो ब्रांड बन गए हैं और बहुत सारे कैंपेन्स होंगे, विन्स हैं जो दिखा सकते हैं, राइट? अगर मैं बेसिस ऑफ 10 years of working in IPAC and leading so many of campaigns, कुछ ऐसे 1-2 नोटेबल कैंपेन्स अगर आप मुझे बताओ, और मैं ये नहीं बात कर रहा उसमें कि किस पॉलिटिशियन ने क्या किया और उसकी वजह से क्यों हुआ, मैं सिर्फ पॉलिटिकल कंसल्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से पूछूंगा हर चीज़ आपसे. ठीक है? कि अगर इस कैंपेन की अगर हम बात करते हैं, जैसे कुछ मैंने कैंपेन्स आपके देखे जो आपके वेबसाइट पे ही पब्लिक लिखे हुए हैं. ठीक है. मैं उन्हीं की ही बात करता हूँ आपसे. एक तो हमारा है दिल्ली इलेक्शंस का, केजरीवाल की 10 गारंटीज़ की जो हम बात कर रहे हैं, वो कैंपेन आपने लिखा हुआ है. तो वो जो चीज़ है, वो जो फ्रेज़ है केजरीवाल की 10 गारंटी, आई एम श्योर किसी डेटा से निकल के आया होगा. अगर मैं कंसल्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से समझना चाहूँ, क्या ऐसी इंसाइट्स निकाली कि जिससे ये कैंपेन एग्जीक्यूट एंड प्लान हुआ? तो आप अगर देखोगे तो जनरली whichever campaign we work on, whether it is Mr. Kejriwal's campaign in 2020 or any other campaign, there is a pattern in which
वी रिस्ट्रिक्ट आवर प्रोमिसेस और फॉर से मैनिफेस्टो, जो भी आप कहना चाहते हो, टू अ वेरी लिमिटेड नंबर ऑफ थिंग्स. ओके. Very limited, and that is purely data driven. When I say limited, 10 गारंटी ही क्यों, 11 क्यों नहीं, स्पेसिफिक नंबर है. 11 क्यों नहीं, 12 क्यों नहीं, 15 क्यों नहीं, और गारंटी ही क्यों नहीं, कुछ भी हो सकता है, 10 ही क्यों? Because it drives more confidence in people when it gives a specific number to it. कि भाई ये 10 चीजें मैं करूंगा आपके लिए. These are the 10 things. So that becomes more important, that what do you place in those 10 or 7 if you see with our 2015 campaign in Bihar for Mr. Nitish Kumar, which was 7 निश्चय. So क्या आप वो 7 निश्चय नीतीश कुमार बोलें लोगों को, जनता को, कि उनको विश्वास हो कि ये 7 चीजें सही हैं, and it connects with largely all type of your audience. So that can only come through a exercise which is data driven, which is on ground and grassroots. It is not an exercise which happens on a laptop, only sitting in a desk of table. ऐसा नहीं होता है. That is what the change we brought. So अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो केजरीवाल जी का एक कैंपेन है. सिमिलरली बिहार का एग्जांपल देता हूं, बिकॉज इट हैज अ लार्जर, दिल्ली तो थोड़ा छोटा स्टेट है, थोड़ा एक्सपैंड समझाने के लिए. जब बिहार में हम गए तो ये हुआ कि भाई एक चीज जो सबसे ज्यादा क्रेडिबल थी उस समय about Mr. Nitish Kumar was that his word. People used to say, and we had gathered that information on the ground, that people believe that what he said will happen. कि भाई जो कहते हैं वो करते हैं. Of course today the scenario is different. क्योंकि वो डेटा ऐसा कह रहा था, ग्राउंड रियलिटी लोग ऐसा कह रहे थे. तो हमें ये पहले सोचना पड़ा कि अच्छा अगर ये उनका पॉजिटिव पार्ट है तो what should be his main messaging which should connect to the positive part. मतलब आप तो जो चीज है मार्केट में अच्छी, उसको और अच्छी करने की कोशिश करोगे. अगर ऑलरेडी लोगों का ये मन में बना हुआ है टू सम एक्सटेंट फ्रॉम हिज पॉलिटिकल करियर प्रीवियसली और व्हाट ही हैज डन, दैट दिस गाय इज समबडी हु वी कैन ट्रस्ट, और जो ये कहता है वो करता है, तो मैं इसी को तो एक्सपैंड करना चाहूंगा. तो पहला चैलेंज है कि ये पकड़ पाना कि लोग क्या कह रहे हैं, पहला क्या ओपिनियन है, और अगर वो ओपिनियन है तो हाउ डू आई क्रिएट अ कैंपेन और हाउ डू आई डिजाइन अ कैंपेन व्हिच propagates this which is already there in the public but to a larger extent. उससे निकल के आए कि भाई अगर आप उनको लोगों को लगता है कि जो ये बोलते हैं करते हैं तो यू शुड रिस्ट्रिक्ट योरसेल्फ टू सर्टेन वेरी स्पेसिफिक थिंग्स कि भाई ये तो करेंगे ही करेंगे. जैसे उस समय उनका एक क्लियर था कि भाई लॉ एंड ऑर्डर बिहार में नीतीश कुमार आए तो बहुत अच्छा हुआ है, बहुत उनने सुधार किया है, देयर इज नो जंगल राज एंड सो फोर्थ. सो दैट वाज द इमेज. अब 7 प्रोमिसेस आए कैसे? 40,000 के आसपास 35-40 हजार गांव है बिहार में ओवरऑल. तो अब ये समझ पाना कि हर एक जगह लोग क्या बोल रहे हैं. तो ऑफ कोर्स द ट्रेडिशनल वे इज दैट यू विल हैव एक्सपर्ट्स, you will have people who understand politics, you will have politicians, they will sit across with all their experience, and there is no right and wrong on this. They will sit and they will decide कि यार ये उनके एक्सपीरियंस में या जो भी थोड़ी एक्सरसाइज उनने समझ रखी, क्योंकि उनके पास 30 किसी के पास एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस है, वो इसी तरीके के लोग बैठते हैं मैनिफेस्टो कमेटी में. कोई प्रोफेसर है, कोई टीचर है, किसी ने 30 साल पढ़ाया है, किसी ने ग्रास रूट पे काम किया है, सोशल वर्कर है, इस तरीके के लोग होंगे. But somehow it always got missed. So we thought we have to ask the people to understand this. So there was a campaign which was run across all 40,000 villages in Bihar, where there used to be a video van which used to go in each of these villages, in each of these Gram Panchayat and villages. It used to show what he has done previously, and there was a entire format in which there was a small gathering, थोड़ी सभा गांव पे लगती थी, जो भी वहां आवाज हुई तो लोग इकट्ठा हो गए और उनसे पूछा जाता था कि आप बताइए कि अगले 5 साल में आपको अपने गांव में क्या इंप्रूवमेंट चाहिए, और वो रिकॉर्ड होता था एक प्रॉपर रिटन फॉर्मेट में. वो रिकॉर्ड करते थे वहां पे लोग. तो एक गाड़ी गई, गाड़ी के साथ एक ड्राइवर और एक ऑपरेटर गया जिसने पहले वीडियो दिखाया कि ये 5 साल हुआ. फिर वहां पे गैदरिंग हुई, यहाँ पे लोगों से पूछा गया कि भाई, और ऑफ कोर्स द पार्टी के लोग तो इन्वॉल्व हैं टू गेट दिस ऑर्गेनाइज, पूछा गया, एंड वो एक थॉरली रिकॉर्ड हुआ कि इस गांव में, इस ग्राम पंचायत के लोगों ने ये 5 चीजें, ये 10 चीजें बोली, दैट दिस इज व्हाट दे एस्पायर एज एन एस्पिरेशनल थिंग फॉर देम. ऑल ऑफ दैट अक्रॉस बिहार 40,000 such meetings happened. ये पूरा डेटा 40,000 बहुत टाइम लगाओगे तो करने में? नहीं, बहुत टाइम, हाँ, मतलब अप्रोक्सीमेटली 1.5 से 2 महीने की एक्सरसाइज थी. 1.5 से 2 महीने, क्योंकि यू had multiple vehicles, every vehicle doing at least 3 to 4 meetings in a day, so you could do it in a short span of time as well. कितने लोग काम करते, जैसे इसी की अगर बात कर रहे हैं, ऑन एन एवरेज कितने लोगों ने काम किया होगा इस कैंपेन पे? इस कैंपेन में तो अगर आप बिल्कुल बेसिक से चालू करो तो
अगर 400-500 गाड़ियां थी आई थिंक, तो 500 ड्राइवर, 500 ऑपरेटर, ये तो बेसिक हो गया। जो गाड़ी चला रहा है, ऑफ कोर्स इट्स अ प्रोवाइडेड फॉर कोई, इट्स नॉट आवर्स, somebody else has provided the Correct. vehicles, वो पहला। दूसरा, अगर आप आईपैक की टीम की बात करोगे तो देयर विल बी एन एंटायर स्ट्रक्चर ऑफ पीपल हु विल बी, पहले तो सबसे बड़ा लॉजिस्टिक्स है कि वो 500 गाड़ियों को 1.5 महीने में चलवाना, कहाँ रूट प्लानिंग करना, कहाँ कौन जाएगा, कितने दिन तक बैठेगा, क्या कैसे होगा, कितनी मीटिंग करेगा, किस मीटिंग से, एंड ऑल ऑफ देम वर जीपीएस इनेबल्ड, सो यू कुड हैव दैट सेंट्रल डेटा दैट इट यूज्ड टू ट्रैक ऑल्सो कि इस गाड़ी ने इस गांव में इतने या इस लोकेशन पे इतना समय बिता दिया है। तो भाई अगर 2 घंटे बिता दिए तो मीटिंग तो हो गई होगी, तो कोई बैठा है जो इसको ट्रैक कर रहा है, एंड देयर इज अ कॉल सेंटर व्हिच इज कॉलिंग द ड्राइवर कि भाई तुम 2 घंटे से खड़े हो, कहाँ खड़े हो। या आपने देखा कि 10 ऐसी गाड़ियां हैं जो हाईवे में खड़ी हुई हैं पूरे सुबह से शाम तक, तो या तो कुछ पंगा है, तो वो रिजॉल्व हो, या जो जनरल इनएफिशिएंसी किसी सिस्टम की होती है, ड्राइवर ने कहा कि हाँ ठीक है कर लेंगे, ढाबे पे खाना खाते हैं बाद में चलेंगे, देखेंगे, तो वो कोई ट्रैक कर रहा है। एंड दीज आर स्मॉल थिंग्स, बट दिस इज हाउ वी इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ द एंटायर सिस्टम। तो वो कोई किसी ने फोन करके पूछा। फिर एक पूरा सिस्टम था जो कि एक तो प्लानिंग है, फिर जितना भी आपका मटेरियल, क्योंकि उसमें एक वीडियो जा रहा है, उसमें कोई रीडिंग मटेरियल जा रहा है, उसमें एक आदमी जा रहा है, जो क्योंकि एफिशिएंसी इज नॉट इन जस्ट द मीटिंग, एफिशिएंसी इज द क्वालिटी ऑफ द मीटिंग। मतलब वहां जाके वीडियो तो हर कोई चला रहा है, कोई भी चला देगा, उसमें कौन सी बट जो डेटा कलेक्टिवली गैदर कर रहा है वो अच्छे से हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो कोई फॉलो अप कर रहा है उस ऑपरेटर से हर दिन, सुबह दोपहर शाम, हर मीटिंग के पहले, कि इस मीटिंग में क्या हुआ बताओ, और उसको जो भी ताजी इंफॉर्मेशन है वो तो ले ही रहा है, वो कागज में तो कैप्चर हो ही रहा है, जो आएगा टाइम फ्रेश अपडेट भी आ रहा है, ताकि यू कुड मैच इट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन द रियल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पेपर कम्स, देन यू विल बी एबल टू मैच इट। सो देयर विल बी, if I were to be adding, and then of course there will be layers of people, there will be one person who will be managing the entire campaign, and then there is another team which is research oriented, जो ये डेटा पूरा एक्सेल में व्यवस्थित कर रही है, who is going to synthesize this and come up with and say कि भाई फ्रीक्वेंसी के हिसाब से, क्योंकि जो लिख रहा है वो वर्ड मैप बनाएगा, वो देखेगा कि कौन से वर्ड की कितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, उसको मर्ज करेगा और फिर निकाल के लेके आएगा कि भाई ये 100 इशू ऐसे आए हैं जो अलग अलग भाषा में अलग अलग तरीके से इन 40,000 मीटिंग्स में निकले हैं। अब इन 100 मुद्दों की फ्रीक्वेंसी, इस मुद्दे की X है, इस मुद्दे की Y है, इस मुद्दे की Z है। दैट इज ऑल्सो अ रिसर्च टीम, पीपल हु हैव द स्किल ऑफ द रिसर्च, हु अंडरस्टैंड दिस काइंड ऑफ वर्क आर डूइंग इट। सो इन अप्रोक्सीमेटली कम से कम 50 से 60 लोगों की तो एक कोर टीम, मतलब पीपल हु पोजेस आवर काइंड ऑफ स्किल, वो लगी थी। एंड देन ऑफ कोर्स देयर विल बी मोर पीपल ऑन द ग्राउंड who will be managing and trying to solve those problems. तो आप 100 लोग मान के चलोगे जो इस तरीके के बड़े कैंपेन को एग्जीक्यूट करने में 75 से 100 लोग आराम से लगेंगे, of all kind approximately. फिर उसके बाद आगे बता रहे थे आपके, हाँ, हम डेटा कलेक्ट किया, डेटा कलेक्ट हुआ, अब आपके पास ये आ गया है। सो ऑफ कोर्स फ्रॉम कन्वेंशनल विजडम आपको पता है कि ये 10 इशू होंगे, रोटी कपड़ा मकान, ये जो हमने पहले से भी एक्सरसाइज करके रखी थी। बट जब ये डेटा निकल के आया तो फॉर अस द बिगेस्ट लर्निंग वाज, एंड इन नो एक्सपर्ट इंक्लूडिंग अस वुड हैव एवर बीन एबल टू गेस टू दैट, वाज कि वहां पे गांव में सबसे बड़ी जो दिक्कत थी कि जो गांव में नालियां बनती है, सैनिटेशन का काम होता है, वो नहीं हुआ था। गांव में नालियां, शहर में तो बन रही है नालियां, अर्बन एरियाज में तो बन रही हैं, सेमी अर्बन एरियाज में तो बन रही है, पर गांव में तो दैट बिकेम वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स ऑफ द विलेज, which created disharmony among neighbors। लड़ाई होती थी वहां लोगों की, क्योंकि भाई पानी भर गया, नाली नहीं है, आपके घर में पानी भर गया, किसी ने कचरा फेंका आपके घर में भर गया, कुछ भी हुआ आपके घर में भर गया, कहीं से किसी ने एक्स्ट्रा पानी डाल दिया आपके घर में भर गया। तो दैट क्रिएटेड अ डिस्कॉर्ड इन द रूरल सोसाइटी। दैट केम टू बी वन ऑफ द हाईएस्ट request or say things which people mentioned it again and again. And to be very honest, किसी भी expert including us, किसी ने नहीं सोचा था, किसी को अगर ये पूछा भी था पहले, क्योंकि एक अलग बनाया हुआ था वर्जन, किसी के में ये कहानी का पात्र नहीं था कि यार नाली गांव में बनानी चाहिए, एंड दैट वाज पुट इनटू द प्रॉमिस अमंग अदर थिंग्स। सो दैट इज वन ऑफ द प्रोसेस ऑफ कैंपेन्स व्हिच वी डू इन एवरी कैंपेन। ये एक तरीका मैंने आपको बताया कि गाड़ी गई। इन एवरी कैंपेन वी ट्राई टू कलेक्ट सच इंफॉर्मेशन फ्रॉम द ग्रास रूट्स इन डिफरेंट फॉर्मेट्स एंड डिफरेंट पैटर्न्स डिपेंडिंग ऑन विच स्टेट यू आर। कहीं पे लैंग्वेज दूसरी तरीके से, एंड दिस इज वन ऑफ आवर यूएसपीज दैट वी वुड वांट टू ऐड वैल्यू in deciding that what should be the agenda
and work on that agenda, popularize that agenda, that the party, the leader totally marries to that agenda. कि भाई 7 निश्चय अगर नीतीश जी ने बोले हैं तो ये 7 निश्चय will take the primary objective of the next government. Why? Because it is said by the public. It is not decided by me, him, or one person. It is their need. It is the people who are saying it, and that is the most basic tenet of, I will say, a democracy or democratic process. That you can synthesize what people want and put that in a government's agenda, and that is what we also feel is our contribution in whatever we do. अगर हम वो गांव में गए और पता किया और उससे 10%, 20%, 30% लोगों का भी भला हुआ उससे, तो we would feel that we would have contributed in a positive way in improving somebody's life apart from win and loss and whatever we do politically. And this is one of the features of our campaign. The idea, what I was saying, was number is precisely to create that accountability. It's not an unending document or a booklet कि ये मैनिफेस्टो, ये भी कर देंगे, ये भी कर देंगे, ये मैनिफेस्टो है, वो जो रिलीज होने के बाद कोई पढ़ता भी नहीं कभी भी. वो प्रिसाइज 10 पॉइंट है या प्रिसाइज 7 पॉइंट है या प्रिसाइज 9 पॉइंट है जो उस कैंपेन के ड्यूरेशन में बताए जाएंगे. द लीडर विल स्वेयर बाय इट, and of course once he or she comes back into power they will have to, because people will remember कि ये 7 बोले थे या 6 बोले थे, 6 बोले थे, 5 बोले थे, जो बोलना है कि भाई ये हुआ कि नहीं हुआ, बाकी चीज तो है ही, ये हुए कि नहीं हुए. And that is what we feel is the biggest impact which we create in our new ecosystem of what we do in terms of campaigns. Amazing. मुझे बस एक बात ये बताओ एंड में. हाँ. अभी ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, मैं ये समझूंगा कि आईपैक ने ऑब्वियसली पैसा वैसा अगर इतना मोटिव होता तो आप शायद आते ही ना इसमें, क्योंकि आप जब उसमें आए थे तो पैसा तो कुछ था ही नहीं. CAG की अगर मैं बात करूँ जिस टाइम आया था, मतलब वकील था यार, तो कमाई रहा था कुछ अच्छा. करेक्ट. तो पैसे से हट के क्या मिला आईपैक शुरू करके और इतनी 10 साल की जर्नी में? ऑन अ पर्सनल फ्रंट अगर आप मुझसे पूछोगे कि क्या गेन किया मैंने, तो लाइक आई सेड इन माय अर्लियर कॉन्वर्सेशन दैट आई विल नॉट ट्रेड दिस फॉर एनीथिंग एल्स. दैट इज समथिंग व्हिच आई कैन से एज अ समरी. बट एज अ होल अगर आप देखोगे तो 2 या 3 जो मुझे लगता है कि दैट इज द बिगेस्ट थिंग. जिस 10 साल में जिन तरीके के लीडर्स के साथ इंटरेक्शन हुआ, काम किया at the state level, at the national level, and seen decision making so closely, which affects millions of us, that process, that opportunity, and say have slight contribution in those decision making also, is something which I don't think so that whether I would have given this career or trade off this career with law, what I was doing, or any other career for that fact of matter, ये experience जो मैंने अभी gain कर लिया है 26 से 36 में, वो मुझे कोई और career दे पाता. Having to work and see closely such big leaders or such people at the highest of the pyramid in our country take those decisions which affect millions. What is their thinking? How do they think? And having to also an opportunity to contribute in that. I don't think so that I will be able to ever say कि ये मुझे किसी और career या किसी और opportunity ने दिया होता. So that is being the primary or major thing. Secondly, I would say अगर आप मुझसे पूछोगे तो as a whole इंडिया में करीब आज की डेट में देखोगे तो 780 के आसपास जिले हैं, districts. Entire country is divided into 70-80 administrative districts. In this 10 years of journey, working in different terrains, different states with different languages, different parts of the country, मतलब 40 से 50% जिले में खुद घूम चुका हूँ और घूम चुका हूँ, काम कर चुका हूँ, मिल चुका हूँ वहाँ के लोगों से, वहाँ की लैंग्वेज, वहाँ के एस्पिरेशन लोगों की, वहाँ के खाना, वहाँ का कल्चर, ये समझने का अपॉर्चुनिटी मिली है ये करके. आई डोंट थिंक सो दैट एनी field of work or any job for that fact of matter would have given me this opportunity, and this I rate very highly because I feel one thing which you learn in this domain is life skills. आप जीवन कैसे जीना है, कैसे difficult situations में problem solving करनी है, this 10 years at least sets me for that. तो अगर मैं 40 से 50% जिले घूम चुका हूँ आज तक, and of course it's even just the start, what I'll say. It's just the beginning of largely, I'll say. So this is also unmatched.
मैं हर तरीके की जगह जा चुका हूँ, हर तरीके के लोगों की समझ जितनी भी लिमिटेड डेवलप कर सकता हूँ कर चुका हूँ, चाहे वो रिलीजन में हो, चाहे वो रीजन में हो, चाहे वो भाषा में हो, चाहे वो खाने में हो। आप मुझे पूछोगे महाराष्ट्र के सबसे अच्छा चिकन कहाँ मिलता है या तुम्हें कौन सा पसंद है, मैं बता दूंगा। कहाँ मिलता है? मुझे कोल्हापुर का सबसे अच्छा अच्छा। पसंद है चिकन। अगर आप पूछोगे कि बंगाल में यार क्या खाने का कहाँ है, तो आई विल बी एबल टू टेल यू कि भाई यहाँ। आप बिहार में पूछोगे कि यार मटन, तो मतलब पॉलिटिकल कंसल्टिंग के साथ फूड कंसल्टिंग भी कर सकते मैं हो? कर सकता हूँ यार, आई एम अ बिग फूडी इन दैट वे। तो नॉट जस्ट फूड, ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग कि यार एक महाराष्ट्र के गांव का एक एवरेज वोटर क्या सोचता है और एक वही सेम बंगाल का एवरेज वोटर क्या सोचता है। ये एक्सपीरियंस, ये नॉलेज, ये इंफॉर्मेशन आई थिंक इज अनपैरेलल्ड. I don't think so any career would have been able to give me this kind of experience in the last 10 years which I have gathered. तो मैं अगर सीधी भाषा में बोलूँ, बिल्कुल। जो भी आपने बताया, मैं ना वापस आपकी उस बात पे जा रहा हूँ जो आपने स्टार्टिंग में बोली थी कि पॉलिटिक्स इज ऐसी चीज़ है जहाँ पे आप ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज ला सकते हो बिल्कुल। और बाकी चीज़ें सब ट्रांजैक्शनल है। तो मेरे को ऐसा फील हो रहा है क्योंकि आप ऑब्वियसली डायरेक्ट पॉलिटिक्स में तो नहीं हो, आप पॉलिटिकल कंसल्टिंग में हो, तो यू आर क्लोजेस्ट टू व्हाट यू कैन डू एज अ ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज। In a way, yes. बिकॉज बहुत बड़ा इम्पैक्ट है आपका। Yes, yes, in a way. जो ग्राउस रूट की प्रॉब्लम है, जिस तरीके से आपने मुझे कैंपेन की बात की बिहार की, अगर आप ना होते, मतलब कोई ना कोई तो और हो सकता है कर लेता, बट एटलीस्ट अगर मैं आपका कंट्रीब्यूशन बोलूँ तो वो जो समझना कि यार वो जो नालियाँ बननी थी लोगों के घरों के आसपास, उसकी वजह से सबसे बड़ा मेजर प्रॉब्लम था, अगर वो बना तो वो एक जो लोगों की लाइफ में इम्पैक्ट आया है, वो जरिया भी तो आप बने हो ना। Of course, इसी को हम कहीं ना कहीं अपना थोड़ा कंट्रीब्यूशन मानते हैं, अपार्ट फ्रॉम what is seen as outside that people who are helping a person to win or lose. वो तो है ही, क्योंकि आप कंसल्टिंग में हो तो you are working with your client to make them what they want, and that is true for any kind of consulting. कोई बिजनेस कंसल्टिंग करता है तो भाई उसका प्रॉफिट, बट इसका इम्पैक्ट ट्रांसफॉर्मेशनल है। हाँ, तो इसीलिए दैट इज व्हाई वी आल्सो वांट टू कीप दिस एसेंस गोइंग. वी वुड वांट कि इस तरीके की चीजों को हम कंटिन्यूअसली आगे करते रहें किसी ना किसी तरीके से. व्हाट्स योर इवेंचुअल गोल? यार इवेंचुअल गोल कुछ ऐसा है नहीं, अभी तो शुरुआत ही है आप कह लो. इवेंचुअल गोल तो बहुत दूर से है. बट सोचते हो कि यार ये 20 साल 30 साल तक करेंगे, रिटायर हो जाएंगे, ऐसा कभी भी थॉट आता है? यार समय नहीं मिलता बिल्कुल ये सब चीज सोचने का. ये भी सोचने का टाइम नहीं मिलता. समय नहीं मिलता ये सब चीज सोचने का. आप एक चीज से दूसरी चीज में घुस जाते हो. बट लाइक आई एम अ स्मॉल टाउन, मैं कस्बे से आता हूँ भाई. मतलब अल्टीमेट एम घूम फिर के जाता है कि मैं मध्य प्रदेश से आता हूँ. अगर आप इवेंचुअल गोल की बात करो, जो अभी मैंने 10 साल में किया है, देयर इज अ लॉट टू डू, लॉट टू अचीव एंड प्रोबेबली लॉट टू कंट्रीब्यूट, एंड देयर इज नो बार टू इट. लाइक बंजी जंपिंग जैसे होती है, तो आप समझ लो कि बंजी जंपिंग हम हर बार कर रहे हैं. वो आप थ्रिल के लिए करते हो, एंजॉयमेंट के लिए करते हो, एंड एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद इतना एक्सपीरियंस आ जाता है आपके पास कि आपको लगता है कि अब ये मैं सिखा सकता हूँ लोगों को. तो प्रॉब्ली उस स्टेज में मैं या हम आ चुके हैं कि आप सिखा सकते हो, कि देख लिया है. बट अल्टीमेटली एम ये है कि जिस एरिया से मैं आता हूँ, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, जिस स्टेट से बिलोंग करता हूँ, जिस गांव से बिलोंग करता हूँ, जिस जिले से बिलोंग करता हूँ, जो भी कर रहा हूँ या जो भी करूँ, अगर उसमें कुछ थोड़ा इंप्रूवमेंट कर पाऊँ. अनफॉर्चुनेटली माई डिस्ट्रिक्ट would be one of the most underdeveloped districts in this country. My region is one of the worst in HDI or in development. So that is a prickly feeling always which is carried. कि आप देश दुनिया घूम रहे हो, बहुत कुछ कर रहे हो, बाकियों के लिए इतना कुछ कर रहे हो, and you're not able to do things which you would like to do at home. So अगर वो कर पाया किसी भी सेंस में, through this work, through some other work, that probably right now would be as rough sketch जो मेरे सामने है. कोई ऐसा एम एजेंडा नहीं है. From a consulting, from an IPAC organizational point of view, if we are able to add new things to our way of functioning, अगर कोई नई चीज हम कर सकें, if we are still those people who can think about new things and introduce newer things into political campaigning, how you communicate or how leaders communicate and how you take the feedback of people, and if you are able to do using technology, AI, up to that, the world is open. So we would like to be doing that, continue to do that, continue to play that pivotal role, continue to make trust with people, or say trust in people
in the political circle who matter, who feel that okay, this is one organization which can create value for us. यही चीज़ अगर कंटिन्यू कर पाए तो रहेगा सही. बहुत सही. बहुत मज़ा आया गणेश आपसे बात करके. थैंक यू सो मच Thank you, आने के नितिन. लिए, टाइम देने के लिए, और इतना पेशेंटली. इतने सारे सवाल मैंने पूछे, मुझे तो याद भी नहीं क्या क्या पूछ लिया. सब एक्सप्लेन करने के लिए मज़ा आ गया. Pleasure is mine. Thank you. Absolutely. Thank you, Nitin. I hope that this episode will give a new flavor या to the kind of audience you have. The idea is that if 1% of the people also see this and are able to relate to it and understand it better, I mean, I think the job well done. एंड इफ एनीबडी वांट्स टू जॉइन IPAC, व्हाट शुड दे डू? Our website, they can apply, they can write to people like us. There is an entire system. At least the advantage in last 10 years is that it has professionalized. So one can apply like a job. When we entered, there was no opportunity to do that. कहीं आप apply नहीं करते थे, CV नहीं भेजना था. अभी आप CV भेज सकते हैं. जो एक normal किसी भी corporate process होता है वो आप कर सकते हो. वो सब होगा. But beyond that, it's chaos. Chaos. The game of politics is chaos. Yes, I mean bringing structure to chaos. Yeah. I would put it that Yeah. way. Thank you so much. Thank you so much.